लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में सर्दी का मौसम अपने उरूज पर है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है और कहीं बहुत बारिश है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान अल्लाह की खूबसूरत नेमत की सूरत में हमें मिला है। और इस मुल्क को मेरे ख़्याल में बहुत सारे दूसरे कंट्री मैं ये कहूँगी कि उनका दिल में ये ख्वाहिश होती होगी काश ये पाकिस्तान की सरज़मी हमें नसीब हो जाए। और उन्हें वैसे भी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान था एक पूरा एक वो था, एक साथ में था, तो अंग्रेज़ों ने बड़ी कोशिश की कि इस ज़मीन को हासिल कर लें, इस जगह को हासिल कर लें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और पाकिस्तान देखा जाए तो अब मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात करूँगी। वो क्योंकि सरहद मिलती है इंडिया और इस तरह हिंदुस्तान की, तो मैं इसलिए ज़रा सा उसको भी शामिल कर रही थी। लेकिन यकीन करें, गॉड गिफ्टेड हमारा ये मुल्क है जहाँ चार मौसमों के आप मज़े लेते हैं। बर्फबारी, बारिश, सहरा, पहाड़, यानी कि बहुत सारी इस ज़मीन पे जो चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं। आप हर चीज़ का मज़ा, ऐसे मैं पता क्यों देख रही, मैंने पाकिस्तान के लाहौर के कुछ लोग और कराची के कुछ लोग जाते हैं मॉन्डर्ड झील, बलोगा पास, कालाम, इन जगहों पे जाते हैं, तो जो सीनरीज़ और वीडियोज़ में देखती हूँ ना, ऐसे लगता है कोई स्विट्ज़रलैंड से भी हमारा मुल्क कोई कम नहीं है। इतने हसीन मनाजिर जो खूबसूरत, बंदे को देख के ना उसकी आंखों में एक ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी फॉरेनर कंट्री में, और हमारा मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से कोई कम नहीं है। रियली लोग स्पेशल जाते हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, वो ये ना समझे कि वो स्विट्ज़रलैंड और पेरिस उन जगहों पे जाए। आप जाएं, आप देखें, आप इन हुंजा का गार नारायण, तो आपको बर्फबारी का भी मज़ा आएगा, आपको हसीन मनाजिर का भी मज़ा आएगा, ग्रीन भी है, खूबसूरत है। फेरी मेडोज़ चले जाएं तो जन्नत का एक खूबसूरत हसीन नज़ारा है। आप आज ज़रा सा उस पर रहिएगा, नीलम वाली से आगे कोई जगह है, मुझे नाम कुछ जहन से निकल गए, बड़े अरन केल, वो है। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पर दिल जो है ना हसीन बाग बाग हो जाता है। लेट्स सी, ज़रूर जाए अपने अगर किसी को बर्फबारी देखने का बड़ा शौक़ है तो कोयटा ज़ियारत में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है। अब यहाँ से ज़रा दूर नहीं है, 7-8 घंटे के डिस्टेंस पे है, लेकिन ये कि हुंजा का आगार नारायण आपको 2 दिन का डिस्टेंस, 2 दिन का सफ़र ट्रेन में अगर करें तो मेरे ख्याल में 2 दिन लगेंगे आपको। इस तरह बाय बस भी इसी तरह है, 2 दिन आपको लगते हैं, लेकिन उसके बाद आप उस जगह, उस खूबसूरत वादी में चले जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। लेट्स सी, आज से खूबसूरत सा जो है, ये तो मैंने पाकिस्तान की खूबसूरती को उन लोगों के लिए बयां किया जो अक्सर अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। और प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें। मसरूफ़ रहते हैं आप लोग, लेकिन कुछ ऐसा वक्त भी निकालें, 1 वीक 2 वीक्स, जो आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो कमाना और मतलब सफ़र करते रहना और मसरूफ़ रहना, तो ये सारी ज़िंदगी हमसे जुड़ा हुआ है। लेकिन आप प्लीज़ अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने माँ बाप के लिए टाइम निकालें, उनके साथ घूमें फिरें। ये बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के पैसे वाले घूमते हैं जिनके पास इतनी पैसों की इतनी ज़्यादा वापर, जो मिकदार में, क्या मिकदार तो नहीं कहेंगे पैसों के लिए, बहुत सारे पैसे जिनके पास नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करें, वो ज़रूर थोड़े थोड़े पैसों से ज़रा इंजॉय ज़रूर करें। लेट्स सी, अब चलते हैं खूबसूरत सा मैसेज। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत जुमला ज़रा शायद अच्छा नहीं लगेगा, हम क्या कहते हैं, यार तुम्हें कोई पता नहीं क्या कीड़ा है, मस्ती करते रहते हो, ऐसा बच्चों के लिए कहते हैं ना, इस बच्चे में कोई कीड़ा है, ये जुमला कहते हैं। अच्छा, एक मेडिसिन कंपनी ने एक दवाई बनाई और फिर उसको रिसर्च करवाया कि ये सबसे ज़्यादा मेडिसिन जो है, उनको एक ख़बर आई कि एक बहुत पुराना जो है देही इलाका है, गाँव है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत बिक रही है। शॉकिंग कि वहाँ पर जाके उन्होंने बोला, एक बंदे को भेजा, ज़रा पता तो करो क्यों यहाँ से इतना स्टॉक हमारा बिक रहा है।
वो बंदा बेचारा कई सफ़र तय करने के बाद 2-3 दिन के बाद उस गांव में पहुंचा। मालूम किया भाई वहाँ यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। बोले यहाँ कोई डॉक्टर जो था ना वो डिस्पेंसर जो देखता है, कंपाउंडर जिसे हम कहते हैं, डिस्पेंसरी देखने वाला, तो वो नीम हकीम बन गए डॉक्टर। अब वो जब उनके पास गए तो देखा रश इतना लगा हुआ। बोला खैर तो है यहाँ पर, इतना रश क्यों लगा हुआ है? तो वो जब उसने चेक किया तो वो एक पहला उसने पेशेंट देखा तो उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि रात को मैंने बासी रोटी खा ली। तो उसने वही वाली मेडिसिन जो उस मेडिसिन कंपनी ने बनाई, वो बंदा देखने के लिए जो आया तो देख रहा था, उसने वो प्रिस्क्राइब किया और बोला ये आप दवाई खा लें जी। थोड़ी देर बाद दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि वो जो है ना मैं दरख्त पे चढ़ा था और मैं गिर गया तो मुझे चोट लग गई। उसने उसको भी वो मेडिसिन लिखी और उसको वही वाली दवाई दी। थोड़ी देर बाद एक और बंदा, उसने कहा मैं भैंस का दूध निकाला था, भैंस ने मुझे मैं भैंस की टांग के पास बैठा हुआ था, दूध नहीं निकाला था, मैं बैठा हुआ था तो उसने मुझे लात मारी तो मेरे नाक पे चोट लग गई। तो उसने फिर उसको भी वही मेडिसिन दी। वो फिर उस बंदे के पास गया, डॉक्टर के पास। मैंने कहा यार ये क्या बात है, तुम हर बंदे को यही मेडिसिन क्यों दे रहे हो? उसने कहा असल में जो जो पहला बंदा था ना उसको पता है ये बासी रोटी उसने खाया तो उसको कीड़ा था खाने का, तो उसने खाई तो वो बीमार हो गया, मैंने उसको दवाई दे दी। वो बेसिकली वो उसने कहा ये कीड़ा मार दवाई है ना, तो उसने कहा मैंने उसको ये दवाई दी। फिर उसने कहा भाई वो जो जिसको नाक पे चोट लगी थी ना जो दरख्त पे, उसको दरख्त पे चढ़ने की क्या जरूरत है, उसको दरख्त पे चढ़ने का कीड़ा था, इसीलिए मैंने उसको मेडिसिन दी। फिर वो तीसरे से बोला कि वो जो भैंस के पास जब पता है कि ये लात मारेगी तो उसके पाँव के पास बैठने का क्या लॉजिक थी, तो उसने उसको भी कीड़ा था, मैंने उसको ये दवाई दी। तो उसने कहा यार ये कीड़े मार की दवाई, लेकिन ये इसलिए मैंने दी, बेसिकली वो कीड़ा मार दवाई थी, पेट के कीड़े मारने की। अच्छा उसके बाद वो जब वो मतलब उसके पास कोई और बात तो हो नहीं, परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। तो उसने जाने लगा तो उसने बोला इधर आओ। उसने उसको भी प्रिस्क्राइब किया, उसने कहा तुम भी ये दवाई खाओ। उसने कहा कि मैं क्यों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कह रहे हाँ तुम्हें प्रॉब्लम है, जो तुम इतना सफ़र तय के यहाँ पर आए, तुम लोग खुश हो कि तुम्हारी मेडिसिन बिक रही है, लेकिन तुम्हें भी कीड़ा था इसीलिए तुम यहाँ तक आए। तो नाज़रीन कुछ जगहों पर फैमिली में, इदारों में कुछ लोगों को बड़ा कीड़ा होता है और वो उनको परेशान करता है कि वो कुछ गलत करे, किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, खामखाई का। कभी आपने देखा है रिश्तेदारों में जिनको हम बड़े रिस्पेक्टफुली रिश्ते देते हैं, पुप्पो खाला, लेकिन कुछ लोगों को कीड़ा होता है सुनगुन करने का, दूसरों की इंफॉर्मेशन लेने का और ऐसे काम करने का जिससे दूसरों की रिस्पेक्ट में कमी हो जाए। करना उन्होंने कुछ नहीं होता है, तो वो कीड़ा ही होता है, तो उसको मारना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके इर्द गिर्द तो कोई नहीं है ना, तो अच्छी बात है, आप महफूज है और ऐसे लोगों से आप अवॉइड करें। ठीक है जी, लेट्स सी, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हमारे पेट में तो कीड़े होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में भी एक, मैं सच कह रही हूँ, एक ओरिजिनल बात, एक साइंटिफिक बात, एक मेडिकल में बात, हमारे दिमाग में भी एक कीड़ा होता है, वाकई में हकीकत है। अब डिपेंड करता है कि हम जो है वो क्या कर सकते हैं। हम उस कीड़े को खुद से मार दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हमने दुनिया की बातों में आके उस कीड़े को उकसाया तो वो ना सिर्फ औरों का बल्कि आपका भी नुकसान करता है। मैं जो मैसेज आपसे करती हूँ वो मेरा अपना कोई भी बनाया हुआ नहीं होता, मैं इर्द गिर्द कुछ देखती हूँ या कुछ सुनती हूँ तो आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन अगर किसी को कोई बुरा लगता हो तो मैं आपसे माजरत चाहूँगी कि कोई ख़ास बात नहीं होती, लेकिन मैं इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को सिर्फ जब ऑब्ज़र्व करती हूँ ये देखती हूँ कि शायद वो समझते हैं कि सारी ज़िंदगी हमने इस दुनिया के मज़े लेने हैं और फिर आखिर उनको बाद में पता चलता है कि ये आर्जी दुनिया है, वो इस चीज़ को एडमिट ही और एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए, लेकिन अरे 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 सरप्राइज तो मैंने दिया नहीं। YKP यूथ कप पाकिस्तान प्रेजेंट्स बिगेस्ट मास्टर ब्यूटी क्लास। PBI के एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म से ये क्लास होने जा रही है और इसको प्रेजेंट कर रहा है YKP। YKP इज़ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर फेवर फॉर स्किल्स वुमेन, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स, इन लोगों के लिए स्पेशल क्लास लेकर आ रहा है। तो अगर आपने इस क्लास को अटेम्प्ट करना है 24 Feb
2025 को ये क्लास होने जा रही है। इसमें आप ब्राइडल मेकओवर सीखेंगे, हेयर कलर सीखेंगे और हेयर स्टाइल सीखेंगे, क्योंकि सर अयूब आ रहे हैं मुल्तान से, किंग ऑफ हेयर स्टाइलिस्ट अयूब आपके लिए आ रहे हैं। और ब्यूटिशियन रेडी हो जाए, क्योंकि अयूब जो है वो एक ऐसे एक्सपर्ट है जिनसे बच्चियां जितनी ब्यूटिशियन है वो सीखने को बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते, इज़ वेरी बिजी पर्सन। तो सर अयूब भी आ रहे हैं और बहुत सारे ब्यूटी एक्सपर्ट इस क्लास में होंगे। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको इसके अंदर उन तमाम ब्यूटिशियंस जो बहुत सीनियर है उनको ब्यूटिशियन अवार्ड मिलेगा, और वो तमाम टीचर जो इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं उनको ब्यूटिशियन टीचर अवार्ड मिलेगा, और वो लोग जो हमारे इवेंट को सपोर्ट करते हैं उनको स्पेशल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन रिवॉर्ड मिलेगा, और बहुत कुछ है इसके अंदर, गिफ्टिंग बहुत सारे हैं। और आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, लेकिन वो तो हम जब आप उस इवेंट में होंगे तो आपको एक और सरप्राइज़ भी मिलेगा। वो आपको इनके हमारे ऑनर हैं यूथ का पाकिस्तान, उनकी जानिब से मिलेगा। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। लेकिन ओ सॉरी, मैंने बताया नहीं, आप ये इस क्लास को अटेम्प्ट करने के लिए कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो YKP प्रेजेंट्स PBI बिगेस्ट मास्टर क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर है 0315824870 0300253010। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ये जो सेगमेंट है वो है हेल्थ का, और हम बात करेंगे आज आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की। साइकोलॉजिस्ट अक्सर जब कोई बंदा नफ्सियाती तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो जाए, अपने आप से बातें करने लगे या बहुत ज़्यादा हाइप पे चला जाता है, तो किसी भी वजह से उसके अंदर एक कुछ नेगेटिविटी, कोई बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या उसके साथ कोई एक्सीडेंटली कोई वाक़या हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो कभी अपने से गुफ्तगू करता है या किसी ने उसके साथ ज़्यादती की होती है, वो उसके दिमाग में बात क्लिक करती है। बहुत सारी वजूहात हैं, रीज़न्स बहुत ज़्यादा है। अब इसको हम एक डोमेन में नहीं पकड़ सकते, पता नहीं क्या रीज़न है। समटाइम हम उसको, फिर ये बहुत बुरा लगता है जब कोई बंदा अपने आप से बात करता है तो हम कहते हैं ये जन्नात से बात कर रहा है। ये बात बहुत बुरी लगती है, ऐसा पॉसिबल नहीं। जन्नात इतने फारग नहीं है जो हमसे गुफ्तगू करें, उनकी अपनी बहुत बड़ा डोमेन है। मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे पहले जो मखलूक थी वही थी। तो ये जो है इसका मिसयूज़ भी बहुत होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग, एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, हमारे लोग कैसे, हमारे साथ बिहेव क्या चल रहा है, ये भी बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ के ऊपर। आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे गुफ्तगू कैसे करते हैं। कोई बात कहते हैं ना, किसी ने बोला कि प्लीज़ मुझे पानी ला दें, एक छोटी सी, हम ना बिहेव की बात, या पानी लाना, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो हमारा बच्चों से बिहेव कि बेटा ये कर दो, और शाउट करके बोलना, अब्यूज़ लैंग्वेज, 2 गालियाँ देना, ये सारा एक ग्रूम अप होता जाता है। फिर हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो सॉरी टू से, मैं बहुत सारी बात, मैंने कहा ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है जिसको एक फोकस करना बड़ा मुश्किल है। अब डिपेंड करता है कि हम किस डोमेन के पर्सन को पकड़ें और उस पर क्या बात करें। एक बहुत सारा मैं कहूँगी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, हम बहुत मुश्किल से इसको पकड़ेंगे। फ़िलहाल हम एक छोटी सी बात करेंगे, छोटी सी, कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट करती है, माइंड सेट क्या है, ये सारी बात, माइंड साइंस जो एक साथ में जोड़ के मैं बात करूं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगी, ये हमारे बहुत प्यारे भाई यहाँ तशरीफ़ लाए, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और इनका आना जाना पाकिस्तान से है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आना जाना है। तो डॉक्टर इनाम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशनिस्ट मैं कहूँगी आपके साथ। जी जी, ये बहुत बड़ा वर्ड है एजुकेशनिस्ट। जी जी, लाइफ कोच। अच्छा, हमारे डायरेक्टर ने कह दिया लाइफ कोच। अच्छा जी सर, आपको खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग सभी में। अच्छा जी, हमारे साथ मेरे राइट हैंड पे तशरीफ़ रखते हैं और माशाल्लाह 1-2 बार मेरे मॉर्निंग शो में आ चुके हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं,
डॉक्टर असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे डॉक्टर जी, अल्लाह साहब? का शुक्र और ये से। माशाल्लाह लाइफ कोच भी जी, है। अच्छा ये लाइफ कोच का तो पहले मैं डेफिनेशन पूछूंगी। एक तो आपकी पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त है। थैंक यू, आप थैंक मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं आपको लाइवली तारीफ करूं। आपने तो मुझे बिहाइंड कहा ना, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत। Thank you, thank आपका बोलना, आपका कहना, एक तो बड़ी भरम वाली आवाज है। मुझे लग रहा है एफएम में, रेडियो में आप बात करना शुरू कर दें आरजे बन। so kind of you। अच्छा जी, चलें, ये तो एक अलग बात हो गई है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि थोड़ी डेफिनेशन हो जाए, जी जी ठीक है, जिस मौजू पे हम बात करें। जी, जी। तो मैं डॉक्टर इनाम के पास चलूँ फिर बात जी, जी, करें। बिल्कुल, जी। सर, हम जिस टॉपिक पे बात करें, सबसे पहले आप उसको, मैं चाहूँगी एक इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बारे में। जी सर। तो अभी आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि माहौल जो है वो बहुत अहम है, तो मैं इसी से डेफिनेशन बनाऊंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग असल में पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। तो जिस तरह एक बीज को हम वैसे फेंक दें और दूसरी तरफ एक बीज को प्रॉपर फर्टिलाइज्ड यानी प्रॉपर फर्टिलाइज़र में रखें, एक अच्छी ज़मीन में रखें, तो उसका अलग ग्रोथ होती है। बिल्कुल सही। तो इस तरह हम जहाँ हैं और जैसे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो भी, और हम किस एनवायरनमेंट में अपने आप को पुट करते हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी पर असर डालते हैं। तो उसकी वजह से कुछ लोगों में बहुत तलखी पैदा हो जाती है, कुछ लोगों का मिजाज डिफरेंट होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग असल में सिर्फ जहन के अंदर ही नहीं, पॉजिटिव पूरा अप्रोच है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल है। आपके साथ जो कुछ भी होता है आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं या एक सर्टेन वे में उससे डील कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव लाइफस्टाइल ही असल में पॉजिटिव थिंकिंग है। गुड हो गया। जैसे बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम जैसा स्टार्ट में जो एक बेल दरख्त की होती है ना, हम दरख्त की जो भी, हम उसको जैसे जैसे चढ़ाते हैं, अगर हम चाहे एक डोरी पर चढ़ा लें, एक दीवार पर चढ़ा लें, एक दरख्त पर, तो फिर अगर हमें लगे बाहर में यार ये सही नहीं गई, अब इसको दोबारा, जब आप दोबारा उतारेंगे ना वो टूट जाएगी, फिर उसकी वो ना ग्रूम अप नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह एब्सोल्युटली राइट के हमें शुरू से इनिशियली तौर पे हमें इसे लुक आफ्टर करना होता है कि हमें ये चीज़ कैसे चाहिए, उसका फिर पूरी निगहदाश्त करना बहुत ज़रूरी, जब तक वो अपग्रेड ना हो जाए। जब वो पूरी मुकम्मल तौर पे बन जाता है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होती, फिर हम उसका फल खा रहे होते हैं हर साल की तरह। यही औलाद में भी होता है, यही हमारे बहन भाइयों में होता है, और यही माँ बाप उसके ऊपर जो मेहनत करते हैं ना, उसका फिर फल भी उसी तरह उनको मिलता है। आप डॉक्टर इनाम साहब, आप क्या डॉक्टर असलम साहब, आप क्या कहते हैं कि हम जो है, पहले वो डेफिनेशन बताएं जो आपने बतानी थी। हाँ, मैंने आपसे बोला था, मुझे वो बताइए। जी जी जी। देखिए, जैसे लाइफ के साथ लाइफ कोच लगा हुआ है, ये जरा सा पहले जी जी। कोच, आपको पता है कि हम कोचेस इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अच्छा, ठीक जी है, जी। ओके। इसी तरह से लाइफ कोचेस जो होते हैं, बिकॉज कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। ओके। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वही 200 साल पुराना चल रहा है। हाँ हाँ। हम लोग अब इस लाइफ कोचिंग में आने का मकसद यही कि कुछ चेंज करें। अब इसमें तो कोई, अब दुनिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, मगर हम वहीं के वहीं खड़े हुए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब जिस आदमी को भी कोई कामयाबी हासिल करनी होती है, जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल होती है, रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं हम सबको। तो हम लोग जीपीआरस की तरह वर्क करते हैं, ओके। सक्सेस पार्टनर्स की तरह काम करते हैं। हम टीचर्स नहीं होते, हम गलतियों को नहीं देखते, हम कहते हैं कि व्हाट कुड यू हैव, और वहीं से लेके हम चलते हैं। और बेसिकली जो भी कोई गोल अचीव करना चाहता है, उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, किस तरह से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव किया जाए, किस तरह से मज़ीद जो है वो चीज़ें जो जिन चीज़ों की वजह से बंदा स्टक हुआ है, वो कैसे अपनी पर्सनैलिटी में मतलब फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली किस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ जाए, ताकि वो ज़िंदगी उसके लिए आसान हो जाए। तो हम लोग बेसिकली, और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल आदमी छुपा हुआ होता है। अब अक्सर लोग आते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, वो कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पोटेंशियल उनके अंदर होता है। उस पोटेंशियल को आप बाहर कैसे लेके आएंगे? तो जो लाइफ कोचेस होते हैं वो थ्रू टॉकिंग, थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस भी ऐसे नहीं होते कि खुदा न खास्ता हम किसी का नॉलेज टेस्ट कर रहे होते हैं। दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्यूरियस क्वेश्चंस। मजीद हम उससे और इंटरेस्ट डेवलप होता है, पता चलता है कि यार व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम, व्हाई दिस पर्सन इज स्टक, एंड जर्नी बिकम्स इजी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं हर इंसान में एक लीडरशिप सलाहियत होती है। पर्सन, अल्लाह पाक ने जब तख्लीक किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी दी कि उसे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया, सबसे बड़ा मकाम दे दिया। सेकेंडली हम एक चीज़ और देखते हैं कि इंसान में इतनी सलाहियत है कि वो एक ज़मीन से चांद तक का सफ़र कर सकता है। तो ये जो सोच है ना, ये इस दिमाग की है।
जी बिल्कुल जी। यानी कि क्रिएशन, इसमें कोई शक नहीं, हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने एक और बात बताई कि हम जब बहुत सारे बच्चे इस क्लास में बैठे होते हैं, जब हम कोई ऐसी उस्ताद कभी कोई ऐसी बात कहता है ना, जैसे अंदर कुछ छुपी हुई है, उसको पता है, क्योंकि एक उस्ताद को मालूम है ना मेरा टॉपिक क्या है। जैसे यू आर साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, उसको एक टॉपिक दिया जाता है, जैसे आज हमारा टॉपिक है, तो भाई हमने इन बच्चों में वो जो अंदर की सलाहियत है वो उजागर करनी है, तो वो कैपेबिलिटी को नॉक करता है सब रेडी है, नॉक करने की बात है कि अगर मैंने कह दिया यार मुझे ऐसे लगता है कि आपके चेहरे पे ये लिखा है कि आप, या आपके चेहरे की बनावट में, या आपके अंदर जो आंखों में चमक है, ये उजागर करने की तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अब वो जो अंदर सोचा है ना, जो कहते कि मैं कभी, जिसको सब लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकती, वो फिर सोचती है यार मेरे, यानी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो देन वो झंझोड़ना, बाखुदा ये सलाहियतें होती हैं, ये उस्ताद में भी होती हैं, और डिपेंड करता है हम सामने वाले बंदे को क्या रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक इलियास नाम का बच्चा है, उसको हम बाप अगर ये कंपेयर करते हैं, वो देखो अली कितना सक्सेसफुल है और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो वो कभी कुछ नहीं करेगा। हम इनिशियली अपने घर से ये लेसन सीखते हैं। मैं इनाम साहब के पास जाती हूँ, डॉक्टर साहब ये कंपेयर करना अपने बच्चे को और ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वो फिर कभी कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात ये गलत है कि सही है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि बच्चे, असल में होता ही है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, अब राइट नाउ जब हम अडल्ट हैं, हमारे दिमाग में एक फ़िल्टर है, एनालिटिकल फ़िल्टर है, हमें कोई कुछ कहे तो हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके पास वो फ़िल्टर नहीं है, उनके पास अभी वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस नहीं है। माँ बाप और टीचर्स की कही बात डायरेक्ट उनके दिमाग में जाती है, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सेट होता है कि वो उसको बस एक्सेप्ट कर लेते हैं एज इट इज़, जो आपने उनको कहा। अगर आप उसको कहेंगे आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपने बेसिकली उसको हार्ड वायर कर दिया। अब वो लाइफ पूरी यही सोचेगा कि मैं नहीं कर कुछ सकता, नहीं कर सकता। तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये उस बच्चे की पोजीशन A1 आ रही है, तो वो वैसे ही पास आउट वाला बच्चा है कि मैं हर क्लास में पास, तो वो उसको पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो गया मैं इसको बीट ही नहीं कर सकता। ऊपर से मेरा बाबा भी मुझे ये समझते हैं कि मैं इससे मुकाबला करूं। तो ये जो बच्चे को आप मुकाबले की बीट पे रखते हैं, मेरे ख्याल में वो जो बच्चा A1 पोजीशन लेता है, हो सकता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना जो आपके बेटे में कहीं छुपी हुई हो। हो सकता है आपका बेटा बहुत अच्छा टैलेंटेड सिंगर हो, कोई पेंटर हो, कोई फोटोग्राफर हो, कोई उसके अंदर कोई टेक्निकल जो है ना कहीं छुपी हुई होगी कोई एक एबिलिटी, जो आप उसको उस एबिलिटी को इस वजह से दबा रहे हैं कि अली से मुकाबला नहीं कर पा रहा। हाँ नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हर बच्चे की अलग सलाहियतें होती हैं। आप उसको पहचानें, उसके टीचर से डिस्कस करके उसको पहचानें और उसी पर जो है बिल्ड करें। हो सकता है वो अच्छा स्पोर्ट्समैन हो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। सही है ना। हाँ हम लोग ये बच्चों का जो कंपेयर करते हैं ना, ये मेरे ख्याल में हम अपने घर से हमारे ज़्यादा, फिर आप किसको इस वक्त ब्लेम कहूँगी या गलती का जो है वो कौन कर रहा है? हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं जिन्होंने ये बच्चों को पहले से ही अंदर से हम, और चाहे एक और पेरेंट्स एक और चीज़ करते हैं, सारी चीज़ें उन पे डाल देते हैं असातिज़ा पर। ऐसा भी है कि सारे टीचर्स, देखिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। जी, मेरे एक टीचर थे राजा अस्मदुल्ला, ठीक। आई वुड लाइक टू शेयर हिज नेम, इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। स्कूल में आए, मेरे प्रिंसिपल ने कहा ये बच्चा, इसका कोई पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं, इसको तो कुछ कहना भी नहीं, इसको तो आप कभी कोई सवाल भी नहीं देना। सवाल ना कर। He came to me, he said, "Yaar, you are the best student." And I was surprised. I said, "How can you say this? I'm very notorious. I'm very..." Because मुझे सख्त शरारतें करना अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि जहाँ मैं बैठा हूँ लोग खुश ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहता था ये बच्चे क्यों इस तरह लॉन्ग फेसेस के साथ क्लास में बैठे हुए हैं। दिस इज़ व्हाट रियली आई इवन डू टुडे। उन्होंने मुझे कहा नहीं यार, तुम कर सकते हो यार, यू कैन डू इट। और मैंने बहुत सारे बच्चों से अच्छे से वो पास किया। मगर ये मैं कह रहा हूँ, इसी तरह मैं एक यूनिवर्सिटी में था तो एक हमारी टीचर आए, बड़ा नाम था उनका, नामी ग्रामी टीचर थे। आई वाज डूइंग मास्टर्स। वो आए, पेपर से पहले कह रहे मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा कि कोई पास ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, पहले से उन्होंने, तुम लोग जो मर्जी, मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा। और फिर बाद में मुझे मिले एक दफ़ा PhD थीसिस में, वो डिफेंस में थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा सर उस टाइम पे आपने ये बात बोली और मैं उसमें फेल हो गया था सिर्फ आपके कहने की वजह से। और फिर नेक्स्ट में वो टीचर नहीं आए, मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया वहीं से। यूनिवर्सिटी इज़ द सेम। टीचर ने मुझे कहा कि यार बाकी स्टूडेंट्स से मैं तुम्हें थोड़ा डिफरेंट देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार
तुम वो स्टूडेंट हो, बिकॉज वेन एवर ही वॉज टीचिंग आई वॉज आस्किंग द क्वेश्चन, आई एम अ मास्टर आस्कर ऑफ द क्वेश्चंस। ही सेड यार योर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी पावरफुल एंड मुझे लगता है कि यू आर गोइंग, तुम पोजीशन लोगे, और वाकई मैंने ले ली। ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपने बच्चों को देखें, हम गलतियाँ पॉइंट आउट करते हैं, टीचर्स जो हैं वो क्या गलत है, क्या गलत कुछ नहीं है, हमें ये देखना चाहिए कि क्या अच्छा है, उसके ऊपर उसकी फाउंडेशन को डेवलप करें। और देखें कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप किसी को, आपके जैसा कोई ना आपसे पहले आया है ना बाद में आएगा। ये अल्लाह ने बताया ना, तुम्हारा फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलता जी। तो तुम किसी से मिल और सकते अगर ही नहीं और हो। जी और एक सिर्फ आपका कंपटीशन सिर्फ आप ही के साथ आप हो ही सकता के है, साथ जब आपके होना भी जैसा कोई चाहिए। है ही नहीं। और देखें अब कल परसों एक छोटा सा सेमिनार था, कुछ लोग मुझे कहने लगे व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। बहुत सारे यंग लोग थे मेरे पास आए, मैंने कहा व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैंने कहा देखो भाई, जो सबसे ज्यादा हम्बल होगा, सबसे ज्यादा, अगर तुमने दुनिया में इज्जत कमानी है सबसे हम्बल हो जाओ। बिल्कुल सही कहा। अगर तुम जितना हम्बलनेस मीक होते जाओगे और ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करते जाओगे, शुक्र अदा करते जाओगे अल्लाह ताला का, बेहतरीन। तुम्हें अरूज मिलता जाएगा। मैंने दुनिया में नहीं देखा किसी आदमी को जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, हम्बल ना हो, और वो कभी उसको अल्लाह इज्जत दे। वाह। बिकॉज कि देखें, अगर हम किसी को कुछ कहेंगे, आवर माइंड इज वेरी सेंसिटिव टू डिसरिस्पेक्ट, फौरन कोड कर लेगा उस बात को और भूलेगा भी नहीं। अगर किसी ने बहुत अरसा पहले कोई बात की है, कोई गलत बात की है, वो भूल भी गया होगा, मगर वो हो सकता है मर भी गया हो, बहुत सारे लोग दुनिया से ही चले जाते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। हम वो बात लेके कैरी करके चल रहे होते हैं। कभी भी अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली वालों को, कहीं भी आप हो, नेवर लीव अ सिंगल क्लू अबाउट एंगर, अबाउट क्लेम, ब्लेम, और कोई ऐसी बात ना करें कि जो किसी के दिमाग में जाके लगे। और वो हमेशा आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, जैसे कि हम लोग माइंड साइंसेस पे ही काम करते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस ब्रेन का काम ये है कि वो एक चौकीदार की तरह इन्फॉर्मेशन को लेता है, वो फ़ौरन उसको कोड कर, अच्छा असलम खान आप ऐसे कह रहे हैं, ये अच्छा ठीक है, ये आदमी इस तरह कह रहा है, बुरा कह रहा है, बस वो। अच्छा। देखें, जब भी लोगों के साथ हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम लोगों को प्रॉब्लम से सेपरेट नहीं करते, हम उस आदमी को प्रॉब्लम समझते हैं जिसके साथ हमारा प्रॉब्लम होता है। वी आर फाइटिंग अ रॉन्ग बैटल, रेदर वी शुड से ओके दैट्स अ प्रॉब्लम बट इट इज़ अ प्रॉब्लम। हमें इस आदमी से इस प्रॉब्लम को सेपरेट देखना चाहिए। आदमी अच्छे बुरे, आदमी सब अच्छे होते हैं, समटाइम्स बिहेवियर बुरा हो सकता है, बिहेवियर तो चेंजेबल है, मगर आदमी जो है वो तो वही शाकार है जो अल्लाह ने पैदा की है, तो बिहेवियर इज चेंजेबल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये सारे जो है हेर फेर अल्फाज का तयन और आपकी डिलीवरी पर होता है। हम कहते हैं ना, जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो पोजीशंस उसकी देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, लेकिन जब वो डिलीवर करता है तो फिर हम डिसाइड करते हैं। उससे पहले हमारा सारा कुछ एक वर्बली एक क्यासरा ही होता है, या हम एक आर्जी तौर पे अच्छा जी यार बहुत अच्छा लुक लाइक है, लेकिन जब वो अपने अल्फाज आपके साथ शेयर करता है तो फिर आप जज करते हो कि इसका अंदाज़े बयां कैसा है, कि इसके साथ बैठा जा सकता है। समटाइम आप बहुत शायद अच्छी शक्ल के ना हो, लेकिन उनका अल्फाजों का तयन खूबसूरत हो, तो आप उसके साथ कई घंटे गुजार लेते हैं। और कई एक बहुत खूबसूरत लोग होते हैं, लेकिन आप उनके साथ चंद लम्हात नहीं गुजार सकते। और यही वो वक्त होता है जब हम किसी के साथ जब बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं तो पॉजिटिव वेव्स आती हैं। पॉजिटिव वेव्स अल्फाजों से आती हैं, आपकी पर्सनैलिटी से नहीं आती। जी डॉक्टर साहब तो इन चीज़ों अब मैं में इनाम साहब के पास चलती हूँ। पॉजिटिव की बात हो रही है बार बार, वो कौन से, जैसे कुछ डेफिनेशन होती है ना पॉजिटिव लफ्ज़ों की, वो कौन से इम्पैक्ट है एक पर्सन में जब हम हमारे अंदर वो होने चाहिए? असल में जब हम पॉजिटिव सोचते हैं या बोलते हैं, या फिर नेगेटिव सोचते हैं बोलते हैं, तो हमारे अंदर बाकायदा आई मीन ये हार्ट साइंस है, हमारे अंदर केमिकल चेंजेस आती हैं, और वो चेंजेस केमिकली भी होती हैं और इवन वाइब्रेशंस में भी होती हैं, इसलिए कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स। तो वाइब्रेशंस जो हैं वो जो साथ बैठे लोग हैं वो फील कर सकते हैं। तो इसीलिए जो एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है वो अट्रैक्ट करती है, वो माहौल को पॉजिटिव बनाती है, और नेगेटिव पर्सनालिटी जो है या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो क्रिएट होती है वो रिपेल करती है लोगों को। तो ये पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव एक्ट करने से, पॉजिटिव बोलने से केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारी चेंजेस होती हैं आपके इर्द गिर्द। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम जब मुस्बत या पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिनमें से मोस्ट फेमस वन है डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये केमिकल रिलीज होते हैं,
और जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो हमारी स्किन या हमारे मसल्स, हमारी आंखें बिल्कुल डिफरेंट वे में एक्ट करती हैं। बिल्कुल ऐसे। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो जो केमिकल रिलीज होते हैं मसलन कॉर्टिजोल, वो हमारे ब्लड में हाई होता है, हमारे मसल्स स्ट्रेस हो जाते हैं। आप लुक से बता सकते हैं कि बंदा स्ट्रेस्ड है या नेगेटिव किसी वजह से भी नेगेटिव सोच रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन में। तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचने से आपके अंदर केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक ऑल सब ये सब चीज़ें पॉजिटिव जो है वाइब देती हैं और आप उनकी गैदरिंग में उनके साथ बैठकर पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये बहुत अहम है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना पॉजिटिव, देखा जाए तो मजहबी तौर पे भी हम अपने इलामी किताब की बात करें, अपने कुरान पाक की भी बात करूं, बहुत सारी किताबें जिनमें हम कहते हैं ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। एक बात आपने जैसे कहा कि केमिकल चेंजेस होते हैं और उस दौरान कहते हैं गुस्से की हालत में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपके तमाम ऑर्गन डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, तो वो खाना आपको लगता भी नहीं है। यानी कि टोटल एक दूसरे से हर चीज़ जुड़ी हुई है। और कहते हैं कि नेगेटिव लोग जो होते हैं या जो लोग ज़्यादा नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं उनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। इससे क्या होता है कि आपको वो वेव्स आपके अंदर हाँ बिल्कुल ट्रांसफ़र होती हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी गुफ्तगू शुरू हो जाती है। ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे। ऐसे करने से क्या होता है कि आपका फिर कैरेक्टर और किरदार बहुत ज़्यादा जो बिहेव है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें, अवॉइड करें, इससे आपका जहन डैमेज होता है और जहन डैमेज होता है तो आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी केमिकल चेंजेस होते हैं जो आपकी सेहत के लिए शदीद नुकसान है। और अगर आपके माइंड के ऊपर वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए तो आपका दिमागी तवाज़न भी ख़राब हो सकता है और आप शाउट भी कर सकते हैं। किसी ने एक मूवीज़ में उसने कहा कि आपने ये जो सज़ा भुगत रहे हैं ये क्या हुआ आपके साथ? उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है, कत्ल किया। ये देखें, ये माइंड की बात है ना। उसने कहा क्या जी, एक होटल में बैठे थे मियाँ बीवी, तो एक बंदे ने बदतमीजी की, मैंने बोतल उठा के उसके सर पे मार दी, तो वो डॉट एट द स्पॉट उसी वक्त उसका डेथ हो गई। तो उसने आंखों में एक बहुत सारे आंसू लाने के बाद बोला कि गुस्सा मेरा चंद सेकंड का था लेकिन आज मैं इसको भुगत रहा हूँ कि आज मुझे 7 साल कैद हुई है। तो कभी कभी गुस्से को दूसरे तरीके से, अगर जिस बंदे के अंदर सबसे याद रखना, मैं कहती हूँ वो सबसे बड़ा ब्रेव इंसान है, बहादुर है, जो अपने आप पर काबू पा सकता है। दूसरे पे आप जब ग्रिप करेंगे जब आप अपने ऊपर बिल्कुल ग्रिप रखते हो। ऐसा ही कि नहीं सर? बिल्कुल। आपने जो इनिशियली बात की ना कि वो खाने के दौरान केमिकल चेंजेस, तो होता है कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो इमरजेंसी मोड में चली जाती है। बिल्कुल ऐसे। और वो कुछ सिस्टम्स को शट डाउन कर देती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। तो ये वजह है कि बड़े कहते हैं कि जब दस्तरखान पे बैठे तो बच्चों से उस टाइम ना पूछेंगे भाई तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, उसका वो सिस्टम स्लो कर रहे हैं बेसिकली, तो उसका खाना हजम नहीं होगा। हाँ, वो टेंशन में आएगा भी मुझे जवाब देना, मुझे जवाब देना। तो जब खाने का टेबल हो तो उस पर बिल्कुल रिलैक्स माहौल होना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ताकि आप पॉजिटिव रहें, सब पॉजिटिव रहें और खाना जो है प्रॉपर्ली। और आपने नोट किया है गुस्से में हम लोग ज्यादा बोलते हैं बेटा खाना खा लेना, बेटा खाना खा लेना, लोग सब ऐसे ही होते हैं। जी जी असल में अब हमारे बच्चे लड़ाई करके या गुस्से से बैठेंगे, मेरा बेटा थोड़ी सी रोटी खा लेना, भूखा नहीं सोना, वो गुस्से की हालत में उसको टक्का कुछ नहीं लगने लगा, थोड़ा उसको छोड़ दो। और वो जब बिल्कुल एक रिलैक्स मोड में आ जाए उसके बाद हम उस वक्त खाने का प्रेशर दे रहे होते, यार कल से भूखा है, 2 घंटे से भूखा है, रात को खाना नहीं खाया, माँ परेशान, बाप परेशान, खाना खाया कि नहीं खाना, अच्छा जोर इस पे पड़ा, खाना खाया कि नहीं खाया। तो वो जो एक मेरे ख्याल में पहले उसकी जहनी जो है ना वो स्टेटस इक्वल हो, उसके बाद तवाज़न में आ जाए, उसके बाद उसको खाना खिला जाए कि वो कहीं नहीं भाग रहा, खाना खा लेगा। लेकिन हमारे पेरेंट्स क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो हम उसको फोकस कर दिए, जैसे आपने कहा दस्तरखान पे, ऐसा ही कि नहीं, तो वो हम लोग जो है अगर कोई टॉर्चर कर दे। अच्छा, जब अगर कोई ज़्यादा लड़ाई वाले 2 भाई आपस में या कोई भी ख़वातीन हो तो वो गुस्से से खाएंगी भी अजीब तरीके से, आप नोट कीजिएगा। जैसे ज़बरदस्ती कोई मतलब करके गुस्सा आ रहा है और ज़बरदस्ती निवाले भर भर के खाए जा रहे कि भाई अभी फैमिली के साथ एक अटैचमेंट है, बाप की बात को फॉलो करना है, तो फलाने भाई ने भी बैठना है तो बैठना तो है, लेकिन वो जिस अंदाज में खा रहे होते हैं वो आप देखने का है, वो उनकी बॉडी को तो लगता नहीं, लेकिन उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहनी तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को तकलीफ़ देने का सबब बने हुए, समझना चाहते नहीं और समझाना चाहते हैं, समझना चाहते नहीं है, समझाना चाहते हैं। सबसे पहले जो बच्चा माँ के पेट से कुछ भी नहीं, हम एक जुमला कहते हैं माँ के पेट से कोई सीख के नहीं, लेकिन
मेडिकल टर्म में कहा जाता है कि माँ के पे जो आप हर कुछ इन्वायरमेंट या औरत टॉर्चर हो रही है, इफेक्ट ऑब्वियसली पड़ता है। ऐसा है कि नहीं सर जी? बिल्कुल ऐसा है। जो अगर जो है माँ स्ट्रेस्ड है या तकलीफ से गुजर रही है तो उसका बच्चे पर डेफिनेटली असर पड़ेगा, उसकी ज़हनी हालत पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। देखिए ये अल्लाह की वो है, कुदरत है, ये हकीकत है, अल्लाह की शान है, जो एक एक चीज़ से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खुदा ने ज़मीन पे हमें इसीलिए उतारा है। खुदा तो वाहिदुल्ला शरीक है, वो तो ऊपर, उसने हमें ज़मीन पे इसलिए उतारा कि हम एक दूसरे के लिए अच्छा साबित, इंसानियत दिखाएं, मज़हब की लड़ाई ना करें, इंसानियत इम्पोर्टेंट। और अल्लाह ने एक और बात कह दी कि जो तुम किसी का जैसे गुनाह होता है ना, जैसे हमने किसी को तकलीफ दी है, मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूंगा, अगर जब तक वो माफ़ नहीं करेगा मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अल्लाह उनसे राज़ी जो उसके बंदों से राज़ी। ये सारी एक दूसरे से कम्युनिकेट है। साइकोलॉजी देखा जाए तो मेंटली हम दूसरों को टॉर्चर करते हैं, जहनी तौर पे हम किसी को तकलीफ देते हैं जिसकी वजह से वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और हम ये ऐसा है गुस्से का देखें, गुस्सा जब भी आपको आए तो दूसरे आदमी को कोई फर्क पड़े ना पड़े, जो आदमी गुस्सा करके बैठा, इवन उसने एक्सप्रेस नहीं किया, बिल्कुल वो एक तरह यूं समझ लें कि एक आग है जो बोतल के अंदर बंद है, उसको तो, उस आदमी को तो उससे जो है लाजमी इफेक्ट। और देखें ये कुछ सवाल आपको अपने आप से करने चाहिए जब भी किसी से गुस्सा आए, तो अगर आप इनको सही तरीके से एड्रेस कर सकें तो आपको गुस्सा करना चाहिए। पहली बात कि क्या मैं सही आदमी पे गुस्सा कर रहा हूँ, ही डिज़र्व्स, और क्या गुस्सा जो है करना डिज़र्व करता है कोई आदमी नहीं, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। दूसरी बात, कितने लेवल पर मुझे इससे गुस्सा करना चाहिए, ये भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मैं किस लेवल पे आके इससे गुस्सा करूं। तीसरी बात, लोकेशन के, ये बिल्कुल सही जगह है क्या गुस्सा करने की, ये भी लिहाज ही नहीं करना, हाँ, बिल्कुल। ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है मैं किस इंटेंसिटी पे हूँ, मेरी वॉइस की लेवल क्या है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप एड्रेस करेंगे तो आप देखिए खुद कहेंगे कि भाई गुस्सा करना आसान है, ये तो आपने सिंपल वो करना है ना, रिएक्ट करना है ना, लेकिन रिस्पॉन्स मुश्किल है। हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास, हमें थोड़ा सा ब्रीदिंग करनी चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और कभी कोई बात करने को कहे, देखें आपकी एक बात करने से आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, आपकी इतनी पुरानी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो हो सकती है। थोड़ा टाइम ले लें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि होता ही है कि साइकोलॉजिकली जब गुस्से में आते हैं तो हमारा जो रैशनल ब्रेन है वो काम करना छोड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे। तो हम तो अपना जो है वो इंटेलेक्ट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। थोड़ा सा अगर आप टाइम ले लें कि अच्छा ठीक है जी आपने ये बात की है, जो भी मैं आपको कल इसका जवाब दे दूंगा, फ़ोन रख दें, तो टुमारो यू विल बी ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आपको यार उस वक्त जो मैं अगर जवाब दे देता तो नुकसान हो जाता। तो इसलिए ये आपकी बात से कसम से याद आया मुझे, मैंने एक अपनी लाइव शो में इंट्रो में कहा था, एक मतलब मैसेज दिया था, मैंने कहा दो बंदे आपस में लड़ रहे थे ना, तो एक ने छुरी उठा ली उसको मारने के लिए, तो दूसरे बंदे ने कहा कि तुम इसको क्यों मारो, ये तो वैसे ही, मैं वो थे ना तावीज़ वगैरह के बाबे थे, तो उन्होंने कहा ये तो वैसे ही 6 महीने बाद मर जाएगा, तो बड़ा खुश हो जाता है ना उसको मारना, पोस्टपोन करता है। अच्छा वो इंतजार करता है उसका कि ये कब मरेगा। अब वो 6 दिन बोला या 6 महीने, 6 दिन बोला होगा शायद मेरे को, तो वो 6 दिन बाद वो कहता है बाबा के पास जाता है, बाबा वो तो नहीं मरा। बोला अच्छा जाओ अब मार दो। कह रहा है नहीं अब मैं क्यों मारूं। तो कह रहा अब तेरा गुस्सा ठंडा हो गया। बोला हाँ अब तो नहीं ठंडा हो, अब तो ठंडा हो गया। तो बस मैंने बेटा इसीलिए तुम्हें कहा था थोड़ा सब्र कर जाओ। तो आपने आपकी बात से बहुत मैच करी है कि इंसान जरूरी नहीं कि हर चीज एकदम डिलीवर कर ले, कुछ चीजों को टाइम दिया जाए, बहुत जरूरी है। लेकिन इसके लिए इनिशियली ग्रूमिंग बहुत जरूरी है ना। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा हम सबको कि डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम सब डिफरेंट हैं। होता प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यार जैसा मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं इस तरह से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर सब लोग एक ही तरह की बात करना शुरू कर देंगे, एक ही तरह की वॉइस होगी, एक ही तरह की चीज़ें होंगी, तो बोरिंग हो जाएगी, दुनिया बोरिंग हो जाएगी। तो ये बात हमें बिल्कुल 100% हमारे ज़हनों में होनी चाहिए कि भाई जो कुछ भी है रिएक्शन डिफरेंट ही होगा, कम से कम मेरे जैसा नहीं होगा। तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा। हम कहते नहीं यार डू एज आई डायरेक्टेड, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए और बस यही बेस्ट ऑप्शन है। देखें इसमें 3 बॉक्सेस हैं, आप हो सकता है ओके हो, इफ यू आर ओके इससे कुछ नहीं होगा, बट जो दूसरा आदमी है वो भी ओके होना चाहिए। अच्छा इफ ही इज ओके आई एम नॉट ओके, again there is a trouble. So what is the best option?
यू आर लोग ओके। सब कह देना सच्चा प्यार नहीं मिला फिर वो तो वही नहीं हो सकता इंसान सच्चा कहीं से नहीं नहीं प्यार तो वो create लोग- करना पड़ता है, बाहर से नहीं, थोड़ी आप मिलता है, समझे जी। नहीं, मैंने हम लोग जी। अक्सर जुमला कहते हैं ना जी। कि जब इतना कुछ होने के बावजूद आखिर में हम कहते हैं तुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, जी, जी। तो वो है कि हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, जी, मुतमईन होना बड़ा जी मुश्किल है। देखें, यू आर ओके और आई एम ओके, दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। देखें, खुशी को लोग गलत समझ रहे हैं कि खुशी को लोग समझ रहे हैं कि शायद देखें, हाँ, ये जो गुस्सा है या बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, हमारा माइंड तो खुद बिल्कुल सही। इन्हीं चीज़ों को, लेकिन अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा खुशी के बारे में। खुशी को हमें देखना पड़ेगा कि यार ये तो अलग ही चीज़ है, हमें खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा अंदर से। अनफॉर्चुनेटली हम खुश भी होना चाहते हैं, वो भी अंदर से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, आधी बात कहते हैं। और दुनिया में अक्सर लोग मास्क के साथ ज़िंदा रहते हैं, मास्क लगा के ज़िंदा रहते हैं, सारी ज़िंदगी मास्क के साथ गुजार देते हैं, वो कभी अपना रियल सेल्फ एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते दुनिया में। बिल्कुल ऐसे। डरते रहते हैं लोगों से, अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते सही हैं, कहा। हालात से डरते हैं, ऐसे। हर चीज़ से भागते हैं। लेकिन ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम सब लोगों के पास ऑप्शन होता है हमेशा, हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। अच्छा, मुझे एक बात लगती है और इसके मैं डॉक्टर इनाम साहब से पूछूंगी। डॉक्टर साहब, अक्सर एक इंसान की फितरत है कि मेरे पास एक ज़बान है और मेरी एक फीलिंग है और मुझे एक पर्सन चाहिए जिसको मैं डिलीवर करूं, ठीक है, और वो सामने वाला पर्सन हमारी बात सुने। मैं अपना सारा तकलीफ बाहर निकालना चाह रही हूँ, सामने वाला सुनने के बाद मुझे, जब मैं ठंडी हो जाऊं तो उसके बाद वो मुझे कहीं ना कहीं, अब जिस तरह वो सामने वाला पॉजिटिव बंदा होगा मुझे किसी एक डोमेन में रख लेगा, लेकिन सबसे पहले मेरे अंदर जो एक आग है, वो जो आपने कहा बम है, जी साहब। वो सारा निकालना है, वो कहीं निकलेगा। या तो फिर अगर वो मेरा पॉजिटिव पर्सन, जैसे मेरी वालदा थी, मैं सारी बातें कर देती थी तो मुझे सारे लोग बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि मैंने एक जगह डिलीवर कर दिया। अब जब वो सारी चीज़ मैं डिलीवर करती थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, सारी चीज़ ऐसे निकालती थी जैसे कुछ, मतलब पूरा अंदर मेरा मवाद है, मैंने गठड़ी खोल दी। अच्छा, उसके बाद वो मुझे बड़ा अच्छा एक, मतलब प्यार से एक चीज़ टैगल करती थी, मुझे उसके बाद फील ही नहीं होता था कि बेटा तू यूं नहीं, मेरा बच्चा तू तो बहुत अच्छी, यूं वो करके वो मुझे हैंडल कर लेती थी। तो मैं समझती हूँ कि हर पर्सन का एक ऐसा पॉजिटिव पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसको जाके वो डिलीवर कर, जब तक वो नहीं होगा ना तो शायद वो अपनी डिलीवरी किसी को मार के, लड़ के निकाल सकेगा। क्या कहते हैं, ये होना चाहिए कि जी बिल्कुल, इसलिए सोशल कनेक्शंस या सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लाइफ में एटलीस्ट 1% ऐसा होना चाहिए जिससे आप हर चीज़ कह सकें और वो पॉजिटिवली उसको एब्जॉर्ब करके आपको कुछ अच्छी राय दे सके, क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना लाजमी है। तो इसलिए वो जो है बाहर ममालिक में जर्नलिंग होती है। अगर आपके सोशल कनेक्शंस अच्छा नहीं है तो जो आपके अंदर है उसको लिख लें, हर चीज़ लिख डालें। तो इसलिए जर्नलिंग बहुत कॉमन है वहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा होता है इंसान के अंदर एक, हाँ, तो उसको निकालना लाजमी है, वरना अगर रखते रहेंगे, यकीन करें ये जो छुपाते अंदर रखते हैं, यही चीज़ें दर्द, पेन, ट्रॉमास, ये चीज़ें बन जाती हैं। तो इनको किसी अंदाज में, मुस्बत अंदाज में एक्सप्रेस करना लाजमी है। तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह है कि हम सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हर शख्स की लाइफ में दो तीन लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की कि आप की लाइफ में ऐसे लोग हो। आपसे एक लास्ट मैसेज लूँगी रेस्ट अपने, और ये यकीन करें, अगर आपका दोस्त आपकी माँ है, देखिए कोई लाइफ में ज़िंदा है कुछ नहीं है, मुझे नहीं मालूम, आपका कोई भाई है, कोई बहन है, आपका कोई फादर है, आपका कोई बेहतरीन दोस्त है, ये भी गॉड गिफ्टेड है। कोई एक शख्स आपको खुद चुनना होगा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ के लिए हस्बैंड, हस्बैंड के लिए वाइफ, एक प्रॉमिस, और आपको एक बिलीव होना चाहिए। देखिए हम अल्लाह से बात करते हैं, ऐसे कोई नहीं कि हम अल्लाह से बात, अल्लाह बेहतरीन दोस्त है हमारा, बेहतरीन, हम उससे इश्क मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में रिस्पॉन्ड हमें चाहिए फ़ौरन। हमने जब सारी बात कह देते हैं ना तो हमारा सामने वाला बंदा जो हमारे लिए लाइफ, हमारे लिए हमारा दोस्त है, हमारा पॉजिटिव सोचे, हमारे फ्यूचर, हर चीज़ उसको पता है कि इसके लिए बेहतर क्या हो सकता है, वो आपका दुश्मन नहीं है, जिसको आप पहले ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा दोस्त है, हमें अच्छा मैसेज है। उसकी जब बात आखिर में आती है तो वो आपको तबाही की तरफ कभी नहीं लेके जाएगी, ये मेरा यकीन है। आपकी माँ कभी आपको तबाही की तरफ कभी कहेगी बेटा जाओ उसको मार के आ जाओ, कभी नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी आपने ऐसा इतना कुछ किया, आपको बेटा जाके अब ना कल जाना ना उसकी जाके कॉपी फाड़ देना, उसका सर फाड़ देना, वो कभी आपको ये गलत मशवरा नहीं देगी, ना आपका बाप ना आपका। अक्सर मैं सच, फिर मैं हमेशा मैं अपने हस्बैंड से कोई बात करती हूँ तो कहता है सब्र कर जाओ, थोड़ा सब्र कर जाओ, अच्छा होगा, अभी तुम खामोश हो जाओ इस पर। मैं कभी उनकी बात बहुत सारी वो सुन रही थी ऐसे, बोला अच्छा सब्र कर जाओ,
अल्लाह पाक बहुत अच्छा करेगा। जब आप सारी बात, लेकिन उसकी पूरी बात ज़रूर सुने, याद रखिएगा, बात पूरी सुना करें, उसकी बात को इंटरप्ट ना करें, उसको काटे नहीं, तो वो अंदर बात लेके बैठ, जब उसको बीच में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको उसकी आधी तकलीफ उसके दिल के अंदर रह जाएगी। उसको पूरा डिलीवर करने दें, उसका वो हल्का महसूस करेगा। फिर आपने उस एनवायरनमेंट को, उस पर्सन के माइंड को कैच करना है। कैच मतलब पॉजिटिव, उसने जो कहा बोले तुम सही कह रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो मोहसिन दोस्त होगा वो हमेशा आपको दोस्त जो कहेगा ना तुम सही कह रहे हो, ये जुमला जरूरी है, थम्स अप करना जरूरी है, तुम सही हो। लेकिन उसको कवर अप, हाँ वो गुस्से में ना, उस वक्त गलत ना कहें उसको, लेट हिम स्पीक। आप सही हो। होता ये कि हम वो, क्योंकि जब वो गुस्से में होते हैं तो हम गलत कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त कहते हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो यार, और रिलेटेट होगा वो, और मजीद आप एक समझ ले उसकी एकदम फ्लो चल रहा है, उसको बोलने दे, एक्सप्रेस करने दे। मैंने ना साइकोलॉजी पढ़ी, आई एम ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी, तो बस ठीक है, तो वो थोड़ी सी मुझे भी जो है ना वो नॉलेज है। अच्छा वो उसमें बड़े, वो जब मैंने प्रैक्टिकल करने के ये कौन सा फेस है, ये स्माइल कर रहा है, ये वो बड़े बड़े डिफरेंट चेहरे मेरे सामने आए थे कार्ड के ऊपर। तो ये बहुत सारे फेजेस होते हैं भी, प्रैक्टिकल भी। तो हम चेहरों से क्यों कहते हैं ना, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, तो चेहरे के भी बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, डिलीवरी के बड़े एक्सप्रेशन होते हैं। लेट्स सी डॉक्टर इनाम साहब, मैं चाहूँगी आप एक ये कैमरा है, पहले मैं असलम साहब से कहूँगी ये कैमरा आप मैसेज दें नाजरीन को, उसके बाद फिर इनाम साहब से लेती हूँ। देखिए मैसेज यही है कि बहुत ही मुश्किल टाइम है, लोग डिसकनेक्टेड हैं, कनेक्ट हों, और हम सब लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, प्रॉब्लम्स को कम करें। लग मुझे रहा है ऐसा है, कहीं हो सकता है मैं गलत हूँ, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व नहीं करते, मज़ीद प्रॉब्लम और बढ़ जाते हैं, हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जहाँ भी जाएं उम्मीद की किरण बने, एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वी ऑल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय कनेक्टिंग टुगेदर। अल्लाह पे भरोसा रखें, चीज़ें बदलती हैं, और अब कल बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कल इससे भी अच्छा होगा। तो हम सब मिलकर, हम सब लोगों को मिलकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, और हम कर सकते हैं। बेशक, गुड। डॉक्टर इनाम साहब ये कैमरा है, आप अपने नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसमें इसको नफ़रत में ज़ाया मत करें। नफ़रत जो है बहुत एनर्जी लेती है, तो इसमें पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, और लोगों को प्यार दें, और उम्मीद रहें हमेशा। गुड, वेरी गुड सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का, शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी, उससे पहले एक बात कहूँगी कि हम लोगों पर अपनी हुकूमत करना चाहते हैं, लोगों पर काबिज़ होना चाहते हैं, एक फीलिंग होती है कि भाई मेरे अंडर में हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप दूसरों पर गुस्सा करने के बजाय, कहते हैं अपना जो गुस्सा कंट्रोल करना, वो सबसे बड़ा ब्रेव इंसान होता है। ये सबसे बड़ी आपके अंदर एक सलाहियत होनी चाहिए। और फिर जिस दिन आपने अपने दिमाग पे, अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, तो आपके कंट्रोल में सारी दुनिया हो सकती है। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सबीवीन स्टार विजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये है सबीज़ किचन, और मेरे साथ सीनियर शेफ़ यहाँ पर तशरीफ़ ला चुकी हैं, और कौन है? शेफ़ अमरीन मुबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वही अल्लाह जी, कलरफुल, ओए होए मैंने कहा जरा सर्दियों को जरा ज्वेलरी ध्यान में रख के जो ज्वेलरी तो देखो, शतर पहनना शुरू कर दे। क्यूट। अच्छा शादी हो रही है घर में तभी? मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी की अब शादी स्टार्ट होने वाली है, तो वो तो मसरूफ ढोलकियाँ है। शोलकियाँ शॉपिंग, देख ले, गाने गा रहे तो गला भी खराब गला है। भी खराब है। अच्छा ये नहीं कि गाने गाती हैं, आज हम इनसे सुनेंगे। अच्छा डिश कौन सी बन रही है? मैं
बहुत, मैं आती हूँ तो बहुत इंस्टेंट बनाती हूँ चीज़ें। ये है चिकन टिक्का कह लें या चिकन शवरमा रैप्स कह लें। ओके। इसको आप राइस के साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग वेरिएशन भी कर सकते हैं। गुड हो गया जी। तो इसके आज हम ingredients क्या हैं? रैप्स बना रहे हैं इसके साथ। ओके, रैप्स बना रहे हैं। देखिए जी इसके क्या क्या लिए- नाम आ गए हैं मार्केट में। इसके लिए चिकन चाहिए बोनलेस, ठीक है। ब्रेस्ट ले लें, थाई ले लें, जो भी अवेलेबल हो। wish, ठीक कीमा के भी बन सकता है, कीमा है, भी ले ठीक सकते है। हैं। ऑयल है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, थोड़ी सी हल्दी है, ये तंदूरी पाउडर है, किसी भी ब्रांड का ले लें, दही है, कुटी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर है, और टोमेटो केचप है, सॉल्ट है, और लेमन जूस है हमारे पास। और फिर इस पे रैप पे जब हमें लगाएंगे तो हमें सॉसेस चाहिए। चिली गार्लिक सॉस है, ये मैंने गार्लिक मायो सॉस बनाया, इसकी मैं रेसिपी बता दूंगी। और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज अंदर डालेंगे, और ये गार्निशिंग के लिए है, और ये हमारी पीटा ब्रेड है। ओके, अच्छा ये गार्निशिंग में क्या क्या चीजें हैं? इसमें हमारे पास आइसबर्ग है, हाँ, खीरा है, प्याज है। अच्छा, प्याज को मैंने सुबह थोड़ा लेमन डाल के रख दिया था, अच्छा, ठीक तो है। थोड़ी सी पिंकिश कलर की हो जाती है। हेलिपिनियोज है, ऑलिव्स है, और कैप्सिकम है। जबरदस्त जी, थोड़ी सी हम कैप्सिकम थोड़ी पका लेंगे ताकि थोड़ा सा कच्चापन सबसे खत्म पहले हो कौन सा जाए। पैन रखूं, ये बड़ा वाला? हम लोग दोनों एक साथ स्टार्ट ठीक कर है। लेते हैं। एक चूल्हे अच्छा, पे फ्रेंच दोनों। फ्राइज बन जाएंगे, एक चूल्हे पे चिकन हो जाएगी। चलें तो जी, वो सबसे जल्दी- पहले ऑयल कितनी मिकदार में हमें डालना है इसको? जितनी ये फ्रेंच फ्राइज फ्राई हो जाए, ठीक है, ये फ्राई के लिए और ये बनाने के लिए। ये बनाने के तो लिए फ्राई वाले इधर कर दें हम उधर shift? शिफ्ट कर लेंगे। जब बिल्कुल, पहले डाल लेते हैं जी। फिर इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, सबसे ताकि पहले ऑयल डाल दिया। वो पकते रहें, हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है जी, हम इसको फिर इधर शिफ्ट करें या नहीं? बिल्कुल, इधर ताकि shift ये कर देते हैं। बनते रहेंगे, हम लोग इधर आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चिकन बनानी है ना। ओके, अच्छा, यहाँ पे टाइम जरा कम होता है, अदरवाइज आप चिकन को मैरिनेट करके रख दें तो वो और अच्छा उसके अंदर उसका और यमी टेस्ट टेस्ट हो जाएगा, ये स्पाइस जो है ना उसमें एब्जॉर्ब हो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप सब मसाले उसमें डाल दें, घंटे 2 घंटे के लिए रख दें। वाह, जबरदस्त। लकड़ी वाला जो है ना वो वुडन, लकड़ी वाला वुडन कहाँ गया? स्पून दो राशिद, क्विकली। वेयर, कहाँ गया यार? लेके यहाँ पे क्यों नहीं लड़की? जल्दी से मुझे दो, फटाफट दो वो वाला स्पून। ये लगेगा ना इसके साथ टच तो टच होगा ये तो वो खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, लकड़ी वाला लेकर आओ, वुडन वाला स्पून बड़ा। ये दैट्स गुड। चिकन डाल देंगे ताकि ये पक जाए इसी में। अच्छा, ये गार्लिक और वो है ना? जिंजर गार्लिक पेस्ट है, अच्छा, थोड़ा सा ऑयल में सौटे कर इसके दिया। साथ टेस्ट अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसके चिकन की अच्छा, स्मेल होती है वो निकल जाती है चिकन ना। की तुम आपने जो है वो कम छोटी छोटी बोटियां छोटी छोटी की है ये अभी और फ्रिज का लगा हुआ है। हाँ, ये अभी और छोटी हो जाएगी जब हम इसको अंदर डालेंगे अच्छा, ना ठीक है, रैप में। ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा और, क्योंकि ये पकेगी और छोटी होगी तो फिर चिपक जाएगी उसके अंदर। सही। यहाँ से लाओ ज़रा ना, ये आसान हो जाता है ना लॉन्ग। और अमरी मज़े में गुड गुड, ये लो, नहीं ये लो, आराम से, इसमें ठक ठक नहीं करेगा। इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट लगा हुआ है। बस कर जा लड़की, जज्बाती हसीना, मुझसे सीख लिया सही। ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। और दूं, ये थोड़ा सा लगा हुआ। बिल्कुल डाल दें आप। आपने कहा ये क्यों ज़ाया हो जाए? ज़ाया क्यों करें हम? नहीं, घरों में तो पानी डाल के थोड़ा लगाऊं पानी? बिल्कुल, आपकी जो आपका शो है, आपका किचन है, थोड़ा पानी का टच होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा सा पानी में डालना भी पड़ेगा। लहसुन का पेस्ट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए शहजादी। बड़ी मेहनत से हाथों से छील के बनाया हुआ है। अच्छा, मैं हर चीज अपने हाथ से ही करती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, फ्लेम थोड़ी स्लो करूं, ऊपर करना है? बिल्कुल। इसको फ्राई पैन ऊपर करना या सही है? थोड़ा इतना सही। अब देखिए चिकन का कलर चेंज होने लग गया है और यहाँ पर ये भी बनने अब ये भी बनना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसमें तो सिर्फ 3-4 इसलिए डालते हैं कि थोड़ा सा वो अंदर सज जाती है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, घर में जब बनते हैं तो वो अच्छा, अब सजने इसका कलर चेंज हो change गया। हो अब हम गया। स्पाइस डालने अब शुरू हम करें? बिल्कुल स्पाइस डालना शुरू करेंगे। पहले घरों में जब बनती है तो सजने से पहले ही खत्म हो चुका होता है। ये क्या डालना है? तंदूरी मसाला है, थोड़ी सी हल्दी है, तंदूरी मसाले, स्पाइस नोट कर ले जाएं। हाँ, और Fresh chili? फ्रेश चिली है, ये क्रश चिली हो गई। ओहो हो, और रेड चिली पाउडर है। ये बड़ा तो स्पाइसी सा बन रहा है यार। खानों की जान है। और सॉल्ट है, हस्बे जायका नमक, हस्बे जायका एज पर नमक, टेस्ट। और ओके हम लेमन जूस भी डाल देंगे। ओके, हाँ यार, ये तो ऐसे भी खाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको सैलेड बना के इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अब बिल्कुल जरा सी दही, ताकि दही से जो है ना थोड़ा सा गीला गीला ओके, रहे, अदरवाइज Juicy? बहुत ड्राई, Juicy? बिल्कुल, वरना बहुत ड्राई हो जाएगी। वाह यार, ये तो बड़ी जबरदस्त हो गई।
इसको थोड़ा स्टीम पे रखना है या नहीं? जी हनी, इसको थोड़ा स्टीम पे तो नहीं रखना? स्टीम पे, हाँ, ताकि चिकन गल जाएगी। गल जाए ना थोड़ा, 2-3 मिनट छोड़ देते हैं ना इसको हम। चले जी, इसको पानी हम- इसलिए डाला है कि मसाला ना लगे। इसका कवर देखना है या नहीं? देखो, नहीं, इसका अच्छा कवर चलो, नहीं। इट्स ओके। आज चीजें बहुत चेंज हो गई, काफी दिनों बाद आई हूँ। चीजें गायब हो गई हैं। इसका कवर मुझे दो। नहीं, आपका कसूर है, आपने मांगा नहीं होगा। बिल्कुल इसका मैंने मुझे मांगा। राशिद, इसका कवर कोई सा भी लाके नहीं, दो मैं मुझे। खुद ढूंढ ढांड के ले आती थी, आज नहीं, मैं अंदर आपने नहीं गई ऐसा- ढूंढ ढांड के। ऐसा नहीं है, सब चीजें हमारे क्वीनस टेलीविजन पे अवेलेबल है भाई। नहीं, ऐसा जो ना मुझे करो। नीड होती है ना, हाँ हाँ, तो मैं खुद ही अपनी मर्जी से इसको जाती हम 2 हूँ। मिनट छोड़ेंगे और आपसे गाना सुनेंगे। पहले ये मुझे बताओ लग क्या रहा है क्या कि गाना? आपको क्या शो क्या? बंद करवाना है। हाँ नहीं, मैं शो ऑन करवा रही हूँ, आप टेंशन नहीं लो, शो तो ऑन ही है। जो मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा वहाँ से सा, आ जाओ, ले आओ कोई सा भी बड़ा वाला ले आओ जो थोड़ा सा इतना, इसको ना, ये क्या मसाला डाला था? मैंने ना इतना सा बेचारा लाओ प्याले में बड़ा दे दो, मसाला पड़ा हुआ है, बड़ा। तो उसको हाँ, मैं बस 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 बस, इट्स ओके। अल्लाह जिंदगी करे राशिद भाई। और वाह राशिद भाई, एग्जैक्ट आप इसकी वो लेके जैसा पतीला वैसे ढक्कन लाए, ढूंढ ढांड के लाए। उन्होंने अच्छा, कहा इसको बस- जरा आप देख लो आंटी, इसको साइड पे करो, इसको इस तरफ आ जाओ आप ना, तो ये आप इसको देख लो, ये ना हो कि ये कैसे कैसे इस साइड, शाबाश, या ऐसा ऐसा बड़े अच्छे हल्के से टच ब्राउन हो गए। मैं कहती हमारे घर में जब बनते हैं तब ये उस रैप में जाने से पहले ही फारिग हो चुके होते हैं फ्रेंच फ्राइज, अच्छा, क्योंकि बच्चे आते हैं, अच्छा एक चखा दें, 2 चखा दें, आपको कोई और काम है तो कोई और काम कर लें। अच्छा, ये फ्रेंच फ्राइज तो बच्चों फ्रेंच की, फ्राइज तो बच्चों की बच्चे बड़े कमजोरी। सब शौक से खा लेते हैं। वैसे एक बात बताऊं, हम लोग देखा जाए तो बॉइल्ड आलू के बाद अगर फ्राइज किया जाए ना, वो बड़े फायदेमंद है, लेकिन इतना इंतजार कौन करे। आप उसको ब्लांच कर लें, आप उसका स्टार्च निकल जाता है, मैं वैसे ही करती हूँ, उसका स्टार्च निकाल लेती हूँ। हम इसको Boiled- फ्रीज भी कर सकते हैं, तो जब आलू ज़रा सस्ते हो जाते हैं फिर अभी है इसको- सस्ते, 100 रुपए के 2 किलो। 100 रुपए के 2 किलो हो हाँ, गए, चल रहा है, चल रहा है, अभी चल रहा है। और सस्ते होंगे। वो वेज आते हैं ना सब्जी वाले, वो हाँ, आवाजें वो लगाते हैं। आवाजें लगा रहे उन होते हैं। आवाजों के बगैर मैं कहती हूँ हमारा गुजारा नहीं। जब कान में 3 डब्बे वाला और नहीं, जब स्पेशली संडे के हाँ, दिन सुबह सस्ते, 8 बजे जो आवाजें लगाते हैं ना, नहीं, मैं सच बता रही हूँ, इन आवाज, ये सच है, देखिए मैं सच बता रही हूँ, आप इन आवाजों के बगैर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ कोई भी नहीं रहता। कराची में नहीं रह रहे, ऐसा नहीं, लगे। और पी पी दूध वाला आ गया, टी, अच्छा जी, ये भी हमारे मोहल्ले में आते हैं जी, वो बगैर दूध वाला आता है। अच्छा जी, मेरी जो बाहर से आते हैं लोग, मेरी बहन आती हैं, तो वो कहती है तुम लोग घर में कितनी घंटियां बजती हैं। मैंने बोला दूध वाला है, धोबी है, हाँ, हाँ, डबल आते रोटी हैं। वाला है, फिर वो नीचे से फिर वो पानी वाला आता है, मिनरल वाटर वाला, सुजुकी पे आएगा हफ्ते वो, में एक दिन। वो भी, वो उसने एक और पापा टी बजानी है। कितनी बार मैं गाड़ी निकाल रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ भाई तुम अपनी सुजुकी पीछे कर लो, बाजी 2 मिनट रुक जाए ना, तो फिर मैं अक्सर ऐसा भी होता है। तो इनके बगैर यकीन करें रौनक नहीं है, आपको और गुजारा नहीं है। संडे में गली में जो बच्चे शोर करते हैं, ये जिंदगी की नेचुरली हकीकत है। ये आप बाहर वाले बनावटी मिस करते जिंदगी- हैं, ये चीज बाहर वाले मिस कर रहे होते और हैं। एक बात बताऊं, यकीन करो, हाँ मेरी सिस्टर कनाडा में, वो कहती है सब कुछ है यहाँ, लेकिन अपनी कराची की गलियां कुछ और है। अच्छा, मेरी बहन जब आई थी 3 महीने पहले, तो वो सो रही थी, मेरे फादर काफी बीमार थे, तो ज़ाहिर है वो नाइट शिफ्ट हॉस्पिटल से कर आई थी, अब वो बेचारी सोने लगी, तो वो नीचे से ही वो गुजर रहा है बंदा, टोटी लगा लो, कुकर में ढक्कन लगा लो, बोली ये भी है। सुबह 8 बजे, बोले ये क्या है, टोटी लगा लो। मुझे कहती तुम्हारे घर में है कोई टोटी ढक्कन लगाने वाला, बताइए मुझे क्यों दरवाजे पे शोर मचा रहा है वो? नहीं, जरूरी, मैं मैंने तो कहा, कहती हूँ, उसकी बड़ा जॉब है मजा बेचारे की। आपका मजा है, हर इन लोगों की आवाजों का भी एक बागर खानी वाला इतनी मजे की बागर खानी देता है, गरम गरम, वो भी बड़ा मजा आता है, वो भी सोचता हमारे होगा यार कराची में कसम हम से। ब्लेस है इन चीजों से, वो इसके बगैर बाहर वाले इन चीजों को तरसते हैं। तरसते हैं, यस, तरसते हैं। आई एम लकी। खुशबू आ रही है आपको? ओके, खुशबू, ये सूख जाए बस सिर्फ जल्दी ये से। अभी सूख जाएगा, हम स्कॉच चूल्हा तेज कर देंगे। हाँ, इसको बंद करोगे तो ये तेज हो जाएगा, वो बस बेहतरीन इसको भी उतार दें हम लोग। ये देखिए जी, अब फ्लेम हो गया फर्स्ट क्लास। तो नाज़रीन, हमने जो अभी नेचुरली गुफ्तगू की, अगर आपके घर में कोई सब्जी वाला और कोई आपके घर में दूध वाला आता है तो आप समझ लें आपका शहर जिंदा है। आप लाइव enjoy जी कर रहे रहे हैं। हैं। हाँ, आप लाइव एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इनके बगैर हम नामुकम्मल हैं। और कसम से बड़ा मजा आता है, रेडी।
घर में सब शोर मचाते हैं, मगर जब सुबह दूध डबल अंडे डबल रोटी मिलती है वो इन्हीं की वजह से मिल रही होती है। हाँ, करीब आ जाता है ना आसानी। और बच्चे जो गली में खेलते हैं उनकी ज़िंदगी भी बड़े मज़ेदार है, हमें अपना उनको देख के बचपन याद आ जाता है। बिल्कुल। ओके, ये देखिए जी, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है और चिकन तो वैसे भी जल्दी गल जाती जल्दी है। पक जाती आज हम बनाने डिश का नाम है अमरीन चिकन टिक्का रैप्स। अच्छा, आपने अगर टिक्का बना रही है, टिक्का है, चूंकि मुझे नहीं पसंद है ये देखिए बारबेक्यू जी, के वो चिकन बिल्कुल गल गई। कोयले का धुआं। ये हटा दूं, ये वाला ये ऑयल यहाँ से हटा दूं, जी, मूव कर दूं? ये बहुत गर्म था तो इसलिए मैंने नहीं इसको- नहीं, इट्स ओके, मैं इसको move हमने भी गरम मसाला और जीरा पाउडर डाल दिया है ऊपर से। साइड पर करना संभालिएगा आप अपने आप वो को। आपने स्पून उसमें रख दी ना, उसमें वजन बाहर आ गया, वो मैंने स्पून साइड पर कर ओवर वेट हो गया। ओवर वेट हो गया। अब देखिए, dry हो अगर गया हम यहाँ से। दही नहीं डालते तो बहुत ड्राई हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल जूस इसके अंदर गया ना तो उसमें से ज्यादा क्योंकि जूस अगर इसको मैरिनेट करते तो ये और अंदर तक यार मसाला मुझे जाता। मजबूर कर रहा है कि मैं इसकी एक बोटी ले लूं, बिल्कुल आप खाएं बोटी, क्योंकि मुझे इसका जो लग रहा है ना, जो आपने स्पाइस डाले हैं वो आपके मुझे मतलब के। मतलब के स्पाइस लग रहे हैं, बस इतना लिया। और हम इस स्टेज पे आके इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे ताकि अगर कहीं भी कसर है चिकन यार की, अल्लाह कसम से इसको ऐसे ही छोड़ दो। ऐसे ही छोड़ दें। बिल्कुल आप ऐसे ही खाएं। अच्छा, जब मैं अपने ज़माने में जब मैं डाइट करती थी तो मैं ये बहुत बना के मैरिनेट करके, आप भी डाइट करती थी? मैं बहुत मोटी थी और मैंने तकरीबन 25 to 30 केजी कम किया है इस तरह के हेल्दी खाने खा मजा आ खा गया के। यार, यकीन करो, मैं तो कहती हूँ अब इस तरह की मैं बनाऊंगी बोटियाँ। आपको यकीन करें, मुंह में पानी आ रहा होगा, इतनी इसमें लेमन और दही का टच और स्पाइस का जो मेरी बहन ने अमरीन ने डाले इसमें स्पाइस। अच्छा, जरूरी नहीं आप बोनलेस का बनाएं, आप टिक्के की तरह भी काट के उसको मैरिनेट करके रख दे तो वो चिकन टिक्का बन जाएगा। इनफ है, इनफ है। बा खुदा मजा आ गया अमरीन, मजा आ really, गया? मजा आ गया। अब मेरा हम- दिल को मैं लेके भाग जाऊं, भाग जाए, बिल्कुल भाग जाए। भाग जाऊं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है? अब मेकिंग हम हो रही इसको हम अब बस इसको पैक कर देंगे ताकि है? इनको और तोड़ दूं ऐसे ऐसे करके? बिल्कुल तोड़ दें। वाह वाह, मजा आ गया। अच्छा, शादी में मजा आ रहा है आप लोगों को? शादी असल फंक्शंस तब शुरू होंगे। अब जो है, अभी तो ये कहते हैं ना ट्रेलर चल रहा है। आप सिर्फ ये बताएं कि शादी में आपने कौन से गाने गाए? सच बोला, देखो अमरीन गलत बात नहीं करना। यार वो जो गाते हैं तुम्हारी ना, फैमिली भी देखती है, इसलिए गलत बात नहीं हाँ करिए। वो जो गाते हैं ना, बस नहीं, वो जो गाते क्या है? चीप चीप किस्म के गाने। मतलब क्या? वो जो बच्चे गाते हैं ना, चीप किस्म के गाने, मतलब कौन सा गाना? बहुत सारे हैं। टेढ़े अक्कियों से मेढ़े, गोली मारे लड़की कमाल, ये वाला तो नहीं गा रही है कहीं? बिल्कुल यही ठुमके शुमके वाले गाने। और यार ऐसे तो नहीं करो, उनके एंजॉयमेंट को तुमने चीप कह के तो वो बुरी बात हो गई ना। नहीं, हम तो इनको इसलिए चीप कर देंगे ताकि उनको और अच्छा, जज्बा आप आ जरा जाए, वो जोश आ जाए। अच्छे वाले बता दें, आप बगैर चीप के बता दें कौन सा गाना है जो आप गाती हैं जो चीप नहीं है, वो बताएं। मैं बहुत पुराने जमाने की, मैं पुराने बता। जमाने के गाने इंजॉय लेकिन करती ये हूँ। मत कहें, पुराने गाने अगर पसंद है तो उसमें पुराने जमाने की हूँ नहीं बोलते भाई, ये तो गलत बात है। नहीं, आजकल के तो वैसे भी गाने जो है ना ढिंचक किस्म के होते हैं, वो जरा ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, आपको पुराना गाना कौन सा अच्छा लगता है? फिर मैं आपके साथ मजा एंजॉय करूंगी, बताएं। यार बहुत है। बताओ ना मुझे आपको ये। अच्छा, मुझे बेसिकली जो है ना बड़े सैड सॉन्ग्स अच्छे लगते बताएं हैं। ना मेरी जान को ये मुझे गाना। जो इंडिया का गाना है, हाँ। अगर तुम साथ हो, हाँ, अगर जो अलका याग्निक ने गाया था। जरा आगे गाओ तो सही, समझ अगर नहीं तुम साथ हो, टी 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 टी। और दूसरा कोई गाना? ये मुझे आता नहीं ना, इसलिए मैं गा नहीं रही। दूसरा कोई आपको जो आता है मैं आपके साथ गाना गा नहीं सकती नहीं, हूँ। आप पहले गाएं ना, फिर हम गाएंगे। यार बहुत है, अभी तो याद भी नहीं आ रहा है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने से हर रिश्ता तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ। अर्श को बुलाना पड़ेगा। जमाना छोड़ लो भैया, मूड खराब कर दिया। सारा कसम से ये क्या बात कही है आपने। अच्छा, वो भागे भागे आए भी नहीं। चले जी, हो गया डन। हनी हो गया? जी बिल्कुल हो गया। लो आप उधर क्या इधर आके सेटअप करें? मैं नहीं, मैं छुरी ढूंढ रही थी, मुझे चॉपिंग बोर्ड। आ जाएगी यार, इधर ले आओ ना हनी, इस साइड ले आओ। आप इस इधर ले आओ। अच्छा चलो, काट के ले आओ, काट के ले आओ। चलो जी, मैं अकेले खड़ी हूँ और इन्होंने सब अच्छा सब चीजें डाली, तो बताती तो उसी क्या क्या डाला है? नहीं, मैंने दूसरा रखा अच्छा है। अब बताना, ठीक है। हम लोग उसमें लग गए थे और मैंने चिकन, ये यकीन करें, ये जो इन्होंने टिक्का बोटी बनाया है ना, ओ हो, इसका क्या, अच्छा जी, ओए हो जबरदस्त हो।
हमने एक बना अच्छा, लिया एक था और बना और हम रहे। दूसरा आपके सामने बनाएंगे, मैं वही ले आती हूँ। हाँ हाँ हनी ले आओ। ठीक है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, एक में हमने फ्रेंच फ्राइज नहीं डाले थे, अब हम फ्रेंच फ्राइज डाल ओके, देंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने डाला ये गार्लिक सॉस है। ठीक है, इसको ये गरम नहीं करना होता कि मतलब ये पका हुआ एक्चुअली है? मेरे पास ग्रिलर, मैं भूल गई थी, ये तो पका हुआ ही ठीक है। है, ठीक है, डन हो। ग्रिल से होता है कि ग्रिल मार्क्स आ जाते हैं। माइक्रोवेव में गर्म कर लेंगे। माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं, आप तवे पे भी सेक सकते हैं, मगर तवा जो है ना बहुत फिर काला काला हो ओके, जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा केचप, अच्छा जो आपकी मर्जी हो आप डाल सकते हैं। अगर डन हो। बच्चों को चिली गार्लिक नहीं पसंद है, ठीक है। आप टमाटो केचप डाल दें, हॉट सॉस डाल दें। ओके ओके, ठीक। अच्छा, ये मैंने घर में ही बनाया है, इस पे मैंने ओके। मेयोनीज डाला था, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला था, और गार्लिक पेस्ट है तो वो डाल दें आप ठीक है। लोग। और इसके अंदर लेमन जूस है, सॉल्ट है, ठीक है। व्हाइट पेपर है एंड क्रीम है। ओके। इसको अच्छे से आपने बड़े क्रंची से बने माशाल्लाह। क्रंची क्या है? खास डाला है इसमें? कुछ भी नहीं डाला है, इसको मैंने थोड़ा सा काटते हुए ब्लांच किया था, और थोड़ा सा जो है ना जब बिल्कुल ड्राई हो गया तो कॉर्नफ्लावर डाल दिया। बहुत अब इसमें मैंने आइसबर्ग इस तरह से फैला दिए हैं। ये मैंने ऑलिव्स है, हैलेपिनियोज है, ठीक है, ये डाल दिया है। जबरदस्त हेल्दी है यार, ये तो बहुत जबरदस्त। वाकई बहुत हेल्दी। अच्छा, आप घर की चपाती में बना सकते हैं। दैट्स बहुत अच्छा। जब आपको Option अगर बहुत अच्छा डाइट करना है तो आपने इसमें थोड़ा सा कैप्सिकम डाल दिया। डन हो गया। अच्छा, कैप्सिकम अगर किसी को कच्चा कच्चा नहीं पसंद है उसको पका ले, नहीं, जब ये चिकन बन रहा है क्रंच होगा, जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, काटना आपको सब लंबा लंबा रखना, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब लंबे तो एक ही शेप के होने एक ही चाहिए। शेप में आ गया, ठीक है। अदरवाइज वो कुछ अजीब एक दूसरे अजीब से ठीक है, शेप हो ठीक है, जाते हैं। ठीक है, ठीक है, डन। फिर अब आपने ये बिल्कुल डलेगा आखिर में चिकन डाल और दिया। चिकन आपने डालनी है, ये देखें जी, बस बहुत है मेरे ख्याल में। बहुत है बेहतरीन। हाँ ना, वो ये आप उठा लीजिए जी। बेहतरीन हो गया जी। ये अब आपने इसको देखें। आप बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं। इनफैक्ट मैंने आज ही अपने बेटे को स्कूल में दिया है। वो तो लकी हो गए ना बच्चे। बच्चे तो भाई बड़े खुश हो जाते कि हैं, हमारी मम्मा। क्योंकि बच्चे देसी खानों से बहुत भागने लग गए हैं अब। ठीक है, आपने इसको रैप किया, जो बेचारा टूट गया है बीच नहीं, में कोई से, बात नहीं, कोई क्योंकि हमने इसको गर्म बहुत करना था। हाँ लोडेड भी कर दिया है इसको। मैंने कहा था ना चिकन छोड़ नहीं आप आपके लिए लोडेड बनाया है मैंने। जो भी चीजें वहाँ आपके लिए आपके है। लिए। मगर मैं हरी मिर्च नहीं डाली है इसमें मैंने। हाँ, इसके बगैर तो कुछ मजा मगर मैंने नहीं ना। हैलेपिनियोज डाल दिए हैं। अच्छा, ठीक है, डन। हम इसको बीच में से काट देंगे तो ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन हम अच्छी ये हो चीजें जाएगी। स्किप कर दें हनी। हाँ, ये सारी चीजें हम इस यहाँ से उठा दें। ये देखिए, हाँ हाँ हनी, आओ। ओहो, वो जीनियस हो आप। देखें आप इसको अगर बास्केट हो तो आप ऐसे भी रख दें। और साइड पे फ्रेंच फ्राइज डाल दो, बिल्कुल साइड में फ्रेंच फ्राइज। और उसी टिश्यू पेपर से हम प्लेट साफ हम कर इसको देंगे। क्लीन ये कर सारे देंगे डाल। ताकि ये नीचे से गंदा हो रहा है। ठीक है जी, हम क्लीन कर रहे हैं साथ साथ। देखें जी, अमरीन ने कितनी क्विकली जो है गाना भी सुना दिया। गाना भी सुना दिया। उम्मीद आप लोग भागे नहीं होंगे, आप लोगों ने चैनल चेंज नहीं किया होगा। हाँ जी, चैनल नहीं चेंज किया होगा, दैट्स गुड। ये यहाँ से सही, बस ठीक है, ठीक है, आ जाएगा, आ जाएगा। सही है, बेहतरीन हो गया ना। ये प्लेट भी उठा लें। अमरीन, बहुत मजा आया। जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज जाते जाते आपसे ये कोई है। ऑर्डर करने के लिए कांटेक्ट भी कर ले, वो भी आप ईमेल जी, वगैरह से मेरा बता- हंगर रिफिल के नाम से पेज है, मेरा इंस्टा पे भी पेज है, वेजी एंड मीट्स के नाम से, अमरीन मुबीन के नाम से भी पेज है। आप लोग ट्राई कीजिए, बताएं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, वेजीज एंड मीट के नाम से है। आप लोग देखिए, कुछ अगर आपको सजेशन देने तो वो भी दें, और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और सर्दी को बहुत सारा एंजॉय करें। मज़ा आता और है जो यहाँ पे? बिल्कुल, और जो सभी ने जो कहा था वो बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि किसी एक को ज़रूर अपना दोस्त बनाएं, जिससे आप अंदर का जो है ना भड़ास निकाल सकें। मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जिससे मैं हर बात, हर चीज़, वो कहती है जल्दी से आए, मुझे आपको अपना एक कोई रेंट बताना है। मैं भी इसको बताती हूँ, वो भी बताती हैं, तो हम लोग मिलजुल के ऐसा कहते हैं। मियाँ के पास टाइम ही नहीं होता कंप्लेन सुनने के लिए। कोई बात नहीं, चलो क्योंकि एक तो है माँ ना बाप कोई। के बाद औलाद ही होती, तो मेरे माँ बाप है नहीं, तो मेरी औलाद मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, यानी कितने गौर से मेरी बातें सुनती हो। हाँ, मैं सुनती हूँ, बिल्कुल सुनती हूँ, और जरूर फिर उस पर बताती भी हूँ कि आपने ये बोला है। बहुत प्यारी बात है यानी ये, मतलब क्लास गौर में से। हाजिर बच्ची हूँ मैं। प्रेजेंट माइंड लेडी।
और ये असल में जो गुफ्तगू होती है वो आप लोगों के दिल की बात होती है, ये मेरे नहीं, ये इन्वायरमेंट जो होता है ना वो बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंस होता है, और उस पर जब आप गुफ्तगू करते हैं तो यहाँ से बात निकलती है। अच्छा, मुझे ये होता है कि आप बाहर दोस्तों से बनाने से बेहतर है आप अपने घर में ही चीजों पे, बहुत जरूरी, बहुत अपने ही घर में लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि आप अगर अपने बच्चों से दोस्ती करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, बेहतरीन। और वो बहुत फिर उनको भी बाहर जरूरत नहीं पड़ती है बुराइयों जाने से की। बच जाते हैं, आप अपने घर वाले लोग आपको कवर कर लेते हैं, और अगर आप अपनी बात कहीं और वो आगे डिलीवर forward हो करें जाती तो है वो बात। आपके लिए नुकसानदेह। लेट्स सी, अमीन थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टेलीविजन के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत सारे केसेस होते रहते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंटल, बहुत सारे वाक़यात होते हैं। कभी कभी हमें अपने राइट्स लेने का सही डोमेन नहीं मालूम होता, और हमें मिसगाइड करने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे इदारे हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन हम लोग अक्सर, अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या हो जाता है तो हम थाने तक जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि यहीं से रिलीव हो जाए। अच्छा, इस पे ये भी होता है कि एक कंप्लेन हो की जाती है, एक FIR, दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं, लेकिन कंप्लेन में ये होता है कि हम वहीं से ही क्लियर हो सकते हैं, यानी कि वहीं सेटिंग हो जाए, वहीं माफ़ी तलाफ़ी हो जाए तो वहीं पर ही क्लियर हो जाता है। FIR फिर जाती है तो फिर ऑफकोर्स हमें अदालतों में जाना पड़ता है, इसका फिर प्रोसीजर होता है। लेकिन हम उधर तक जाने के लिए जो हमारे अंदर एक इनसिक्योर फीलिंग है, या हमें जो डराया जाता है, तो इदारे तो हमारे लिए बने हुए हैं ऑफकोर्स, और ज़रूरी नहीं है कि वही केसेस हों जो कत्ल वाले हों या डाइवोर्स वाले हों, आगे तक जाएं और ऐसा हो वैसा हो। हमने कुछ माइंड सेट बनाया हुआ है कि सिर्फ ये केसेस जो है ना वो इन इदारों में जाते हैं, और जो दूसरे केसेस नहीं जाते। तो अगर या प्रॉपर्टी का केस है वो एक चलता है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से उस डोमेन को फॉलो करें तो हमारे राइट्स हमें मिल जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, कोई बड़ी बीमारी है तो ऑफ कोर्स उसको टाइम लगता है। ऐसे ही ना, आपको कोई बड़ी बीमारी है, अल्लाह न करे जिगर का प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉपर मेडिसिन खाते हैं तो ठीक होते हैं, या आप टोटकों से ठीक हो जाते हैं, ऐसा होता है। टोटकों के बाद फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो समटाइम जो चीज़ आपको बार बार जो पिन चुभ रही है या तकलीफ हो रही है, उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। और इसी तरह हम ये कहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो अदालतें बनी हुई हैं, ऑफ कोर्स आप अगर राइट पर हैं, आप फाइट करें, इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूर आपके हक में फ़ैसला होगा। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और फिर उन वाक़यात की भी जिक्र करेंगे कि आया कि वो कौन से लोग हैं जो गलती करते हैं और वो अदालतों तक जाने से कतराते हैं, अवॉइड करते हैं, और उसके बाद उनको क्या नुकसानात होते हैं। लेट्स सी, आज इस गुफ्तगू पे, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बहुत ही सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद मुनसिफ जान साहब तशरीफ लेकर आए हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुनसिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत ही आपने ख़ास, मैं कहूँगी एक इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर निशानदेही की है, तो मैं चाहूँगी कि हम इसके ऊपर ज़रा सबसे पहले थोड़ी सी इसका तारुफ हो जाए कि लोग क्यों अदालतों तक नहीं जाते, वाह? देखिए जी, आप और मैं जिस माशरे में रहते हैं, तो यहाँ जब अदालत में कोई केस चला जाता है तो लोग इस चीज़ से खौफजदा होते हैं कि उसको साल लग गया, 6 महीने लग गए, या कि ये कहते हैं कि जी नस्लें गुजर गई, फ़ैसला नहीं आया। तो इस वजह से लोगों की कोशिश होती है कि वो थाने से या वहाँ ही मुकमुका जो हो वहीं कर लें, जिसका उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। मतलब अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस न होने की वजह से ये अदालतों का रुख नहीं करते। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो जो लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं जी, अगर 2 महीने या 3 महीने कहीं साल में इंसाफ ज़रूर मिलता है। बिल्कुल ऐसे। ऐसा नहीं है कि अदालतें किसी एक शख्स के लिए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पैसे वाले के लिए, ऐसा भी नहीं है।
होता होगा, इक्का दुक्का होता होगा जिसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं और लोग जो है वही समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने लोग भी अदालत में जाते हैं इंसाफ मांगने के लिए, अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो उनको वहाँ से इंसाफ मिलता है। देर सवेर ये हमारे माशरे हमारे साथ है। और जिसने, हमें तो एक वो सबक भी दिया था कि जिसने सब्र किया तो उसी को मिलता है सारा कुछ। तो ये प्रिसेप्शन और ये सोच या ये एजुकेशन लोगों को देनी पड़ेगी कि जो हम नुकसानात करते हैं थाने की हद तक या वहाँ ही लोगों की हद तक, ऐसी बात नहीं है। आपको अदालत की तरफ जाना चाहिए और वहाँ से इंसाफ मिलता है। गुड हो गया। अच्छा, अब ज़रा सा हम लोग बिल्कुल नेचुरली ज़रा सा मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगी जो भी प्रैक्टिकल लोगों को मैं देखती हूँ जो फेस करते हैं। अगर कोई फॉर एग्जांपल आप किसी भी प्रॉपर्टी या घर की या कोई भी बात पे ना थाने में केस डिस्कस होता है, ठीक है, एक बंदे को पता है कि वो राइट पर है और दूसरा बंदा जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, अगर वो जाता है थाने में और वो बार बार वो जो एक बंदा तो मुतमईन है कि यार ये बार बार मुझ पे एलिगेशन लगा रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, और वो गलती ये कर रहा है कि वो अदालत की तरफ नहीं जा रहा, उसको कि उसकी शायद नॉलेज नहीं है, उसको कोई गाइड से ही नहीं कर रहा, तो वो वहीं तक उसको थाने में ही सेटिंग करके जो भी है कहीं कॉल करवा के वो कहता है कि यार ये बंदा जो है मुझ पे खामा-खाई की एलिगेशन लगा रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वो फिर आखिर बात फिर ख़त्म होती है, फिर वो बंदा दोबारा उसको टॉर्चर करता है, और देन अगर वो अदालत तक वो जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं वो वर्ड मेरे जहन से निकल गया, पिटिशन शायद कोई वर्ड है, सूट फाइल होता है, हाँ, केसेस फाइल होते हैं, पिटिशंस फाइल हाँ, होती हैं। पिटिशन, हाँ, ये जो अगर वो कर देता है, पहला वो स्टेप ले लेता है, और फिर वो सेकंड वाला पर्सन जो कह रहा है कि मेरी मतलब वही नहीं है, अब उसको मजबूरन वहाँ अदालत तक जाना पड़ेगा। तो इसका ज़रा प्रोसीजर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि थोड़ा क्लियर करें कि वो उसने पिटिशन जो ऐड की या अदालत में जमा करवाई, ऑब्वियसली इस चीज़ को क्लियर करने के लिए कि मैं भी राइट हूँ, वो अपनी जगह समझ रहा मैं राइट हूँ, और जो फर्स्ट वाला पर्सन है वो भी कह रहा है कि मैं राइट हूँ, तो ये वहाँ तक जाना किस हद तक बेहतर है? जो फर्स्ट किसने की इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि वो फर्स्ट में कर रहा है तो उसकी सुनवाई ज़्यादा होगी, या जो अदालत देखेगी कि कौन राइट पे तो उसका फैसला किया जाएगा? देखिए, आपने 3 चीज़ें डिस्कस की जी। नंबर 1 आपने रिट पिटिशन की बात की जी। नंबर 2 जिसको हम केस कहते हैं, सिविल केसेस होते हैं, सूट फाइल करने की बात की। ठीक है। नंबर 3 कोई क्रिमिनल केस होता है, उस पे जो आपने बात की कि फर्स्ट जो आदमी गया तो उसकी क्या कंप्लेन है और उसकी क्या प्रायोरिटी है। देखिए जी, कोई भी शख्स अगर जाके थाने में कोई क्रिमिनल कंप्लेन करता है कि मेरे साथ इस आदमी ने या चोरी की है, ज्यादती की है, डकैती की है, जी जी, तो उसकी जब कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है यानी एफआईआर कट जाती है। ये एफआईआर नहीं कटी हुई, ये जस्ट ओनली कंप्लेन पे बात। अब कंप्लेन कोई फाइल करता है तो कंप्लेन के बाद उसके कई स्टेजेस हैं। ठीक है। या तो पुलिस इंक्वायरी करती है या उसकी एफआईआर बन जाती है। जिसकी एफआईआर पहले बन जाती है तो उसको प्रायोरिटी हासिल होती है कि उसने पहले कानून का दरवाजा खटखटाया। ठीक है। अगर किसी की खाली एप्लीकेशन पड़ी है और दूसरी पार्टी ने एफआईआर कटवा दी तो उस एप्लीकेशन की वो वैल्यू नहीं रहती। ठीक है। या फिर किसी ऐसे स्टेज पे जब ट्रायल की पोजीशन पे आता है तो फिर वो आदमी कहता है कि देखें जी, मैंने फर्स्टली इनके खिलाफ ये कंप्लेन की हुई थी। ठीक है। तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो करता है, फर्स्ट जो कंप्लेन, फैसला उसके हक में नहीं हो सकता अगर वो जिसने कंप्लेन नहीं की वो अगर राइट पर है तो। हाँ, यस, जो रजिस्टर्ड कंप्लेन होती है उस पे जाके फिर जो भी कोई इंसाफ होता है वो एविडेंस की बुनियाद पे होता है। गुड हो गया। अगर कोई आदमी यहाँ पंचायत में या कोई और बात होती है लेकिन कोर्ट के अंदर एविडेंस पेश नहीं करता, किसी एक आदमी ने किसी को 2 थप्पड़ मार दिए, ठीक है, जिसको थप्पड़ लगे वो कंप्लेन कर गया, उसने कंप्लेन फाइल कर दी कोर्ट में, गुड हो गया। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो अपनी सच्चाई में 2 गवाह पेश करे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत जरूरी। जब 2 गवाह पेश करेगा तो उसके बाद उसको इंसाफ मिलेगा। अगर कोई एक आदमी, मैं किसी की जाके कंप्लेन करता हूं कि मुझे फलां आदमी ने जो है ना गाड़ी हिट की है, तो ये काफी नहीं है। ओके। उस गाड़ी का वकूआ देखेगी पुलिस, गाड़ी हिट हुई देखेगी,
एक या दो विटनेसेस होंगे, पुलिस का एक प्रोसीजर होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके जी, से की जाए। तो उसके बाद कोर्ट इस नतीजे पे पहुंच सकती है, दोनों साइडों को सुनने के बाद फिर कोई फैसला इंसाफ की तरफ जाता है या ओके। अच्छा, जो भी एक और होता चीज है, एक ने कंप्लेन की है, जी। ठीक है, और दूसरा क्या कंप्लेन कर सकते हैं या वो फिर अलाउ नहीं होती कि भाई उसने की भी अब आप नहीं कर सकते हो? देखिए, ऐसा ही मुझे जरा समझाइए। लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन एक कंप्लेन अगर हो गई है ठीक है, तो फिर वही काफी है दोनों के लिए। वो दोनों उसी प्रोसीजर पे हो सकता है। वो उसके दोनों। बयान जब, हाँ, वो जो बयान जब लिखवाया जाएगा वो अपना उसमें मुद्दा लिखवा जब दे कि रीजन। एक ने कंप्लेन फाइल कर दी, तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, तो अपना बयान यानी लिखवा वो दूसरा आदमी अपने दो गवाह पेश करेगा, तो जो सच्चा होगा वो जीत जाएगा। ओके। जी। अच्छा, अब ये जो आपने प्रोसीजर बताया, कुछ लोग क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो, उनको कुछ लोग टीवी पर ऐड देख के बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, आपने नोट किया, वो बार बार जी। क्लिक करते हैं कि चाहे वो दो बच्चों की स्टोरी हो, कैसे कहते हैं, बच्चे दो ही अच्छे, तो बार बार बताया जाता है जी ये आपकी सेफ साइड है, और ये अच्छा जी नीडो पिलाया जाए, या ये हमारे लिए ब्रांड बहुत अच्छा है, बार बार लोगों को क्लिक करते हैं। लेकिन हमारे पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन कि इस बच्ची को डाइवोर्स है, इसका राइट क्या है, और अब तो सोशल मीडिया पे बहुत से, या प्रॉपर्टी में बेटियों का हिस्सा है, तो बार बार बताने से उनको क्लिक करता है कि हमारा राइट क्या है। पहले ये सिस्टम नहीं था, और कुछ लोग ना नॉलेज होने की वजह से अपना राइट भी नहीं ले पाते और दुनिया से भी चले गए। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। दो चीज़ें आपने डिस्कस की, एक तो किसी भी टीवी पे कोई एड देख के कोई चीज़, अवेयरनेस नहीं दी जाती। जो कोई चीज़ खरीद ली, बिल्कुल ऐसे। अगर कोई चीज़ खरीद ली और वो मेयार के मुताबिक नहीं है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ कंप्लेन करेंगे ठीक है। तो वो ब्रांड भी बंद हो सकती है, बैंड लग सकता है, और आपका जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सकता है। अच्छा जी, कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है, ये आवाम को पता नहीं है। आप टीवी खरीदते हैं किसी दुकान से, आपने रसीद ली, ठीक है। वो आपके मेहार की जो आपको जो उसकी गारंटी थी उस पर नहीं है, तो आप जाएं कंज्यूमर कोर्ट में दरख्वास्त दें और आपको महीने के अंदर फैसला मिल जाएगा। ओह, जी। जबरदस्त। कंज्यूमर कोर्ट मौजूद है। हाँ, फैमिली की बात आ गई। फैमिली में ऐसा होता है कि हमारे माशरे में बच्चियां, गुर्बत तो है, ठीक है। बच्चियां अमूमन जब दूसरे घर में जाती हैं तो उस घर का माहौल अलग होता है, इनका अपना माहौल अलग होता है। दो माहौल जब एक साथ मिलते हैं तो हमेशा याद रखें कि बच्ची को, अगर बच्ची की फैमिली हैवी है, जी जी। स्ट्रांग है, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि लड़के वालों को दबाएं, ओह, और लड़के वाले इस तरह हैं तो वो लड़की वालों को दबाने की कोशिश करते हैं। सही। तो यहाँ सरवाइव करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, जो हमारे पास एजुकेशन नहीं है, ना बच्चियों को ना लड़कों को। बिल्कुल ऐसे। तो ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत हाल में बच्चियों के साथ जब ज्यादती होती है, मारपीट होती है, घर से निकाल दिया जाता है, तो फिर उस बच्ची के पास वो इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोई फैसला करे। सही कह रहे हैं। या अदालत जाएगी तो उसको क्या मिलेगा, खौफ होता है। ऐसा नहीं है। अब अगर एक बच्ची कोई एप्लीकेशन लेके किसी जज के पास चली जाती है, कोर्ट में वकील नहीं कर सकती, सही। तब भी उसको नोटिस करके उसके शोर को बुलाया जाएगा कि ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, That's आइंदा ना हो। बिल्कुल सही। फर्स्ट टाइम हुई है तो कोर्ट तंबी करके वापस कर देती है इस मामले को, और उनको वापस बिठा दिया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे हालात होते हैं कि बच्चों के एक्सपेंसेस नहीं दिए जाते। हाँ, नहीं। शोर नौकरी कर रहा है, बीवी को घर से निकाल दिया है, तो इसके लिए भी गार्जियन वार्ड, मेंटेनेंस कोर्ट, फैमिली कोर्ट ही कहलाती है, वो कानून मौजूद है कि वो बच्ची या लड़की जब एप्लीकेशन फाइल करती है, फैमिली सूट फाइल करती है, तो अदालत बड़े तवज्जो के साथ उस आदमी की नौकरी को देखते हुए उन बच्चों का खर्चा फिक्स करती है। अच्छा। और अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसके अकाउंट से पैसे उठा के उस बच्ची को और बच्चों को दिए जाते अच्छा, हैं। चले, अब आपने खुद जी। ऐसी बात छेड़ी है तो मैं आप बताएं, एक बंदा बाहर मुल्क में है, जी, उसने किसी वक्त यहाँ आके अपनी वो भी बच्ची, बीवी भी उसकी बाहर मुल्क में थी, और फिर वो अपने बच्चे के साथ, वो बच्चे की उम्र थी 4-5 साल, ठीक है, उसको यहाँ लेकर आए, वो डाइवोर्स कर दी, ठीक है, और उसका एक खर्चा था जो होता है बच्चे का, ऑफ कोर्स वो
उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया, और देन वो वापस चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली और अपनी लाइफ वहाँ, अब वो आता है चले जाता है जो भी ऐसा है। ऐसे लोगों के लिए क्या वो औरत केस कर सकती है कि भाई मेरे बच्चे का, आज वो बच्चा अगर 25 साल का हो गया और 3 साल की उम्र में उसको छोड़ा, तो उसने वो तमाम मंथली उसके जो पैसा बनता है, क्या वो उस पर केस कर सकती है? और अगर वो पाकिस्तान में छोड़ा है तो क्या पाकिस्तान में केस करेगी, और अगर बाहर मुल्क में छोड़ा तो वहाँ केस कर सकती है कि भाई ये ऐसा हुआ है? तो ये मुझे ज़रा सा कॉम्पेयर ऐसे कई केसेस हैं जो लड़कियों को वहाँ शादी करने के बाद वापस ला के पाकिस्तान छोड़ छोड़ा दिया जाता है। और वो बच्चियाँ वापस वहाँ चली गईं ठीक है, और जाके वहाँ केस फाइल किया और उस मुल्क के कानून के मुताबिक ठीक है, उस शख्स को पाबंद किया गया ओके, कि आपकी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा जो है वो गया बच्चे को और बीवी को। सही, तो अक्सरियत बाहर मुल्क से लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में आके ये केस वायलेशन हाँ, करें, ठीक है, ताकि और कोई- पाकिस्तान में भी ऐसा लॉ मौजूद है को एक उसका शोहर अगर बाहर मुल्क नौकरी करता है सही। तो उसकी बीवी यहाँ केस फाइल करती है तो वो कोर्ट उस बच्चे का खर्चा, उसकी बीवी के जो भी एक्सपेंसेस है वो जब डिग्री मिल जाए कोर्ट ग्रांट कर देती है, सही, तो उस शख्स की प्रॉपर्टी जो भी पाकिस्तान में पड़ी है उसको सेल करके उसके पैसे सारे कोर्ट में जमा होकर बच्चे को मिलेंगे। ओके जी। ओके, ये भी देखें कितना ये वाकई में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। और अगर उसके पास कुछ नहीं है, चलें अब यहाँ पर है, अगर उसके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है फिर वो कैसे बेयर करेगा? फिर उसके ऊपर कोई केस बनेगा? उसके लिए जब यही जो मैंने आपसे बात की, जब केस की डिग्री हो गई, फैसला मिल गया, तो वो केस करने वाली जो खातून है वो उसकी प्रॉपर्टी की अगर कोई लिस्ट या कोई प्रूफ नहीं दे सकती तो उस सूरत में उस बच्चे का जितना भी खर्चा कलेक्ट हो गया तो उस सूरत में उसके वारंट इशू होंगे। ओके, जब वारंट इशू होंगे तो वो शख्स जब भी पाकिस्तान आएगा तो ECL में उसका नाम होगा, एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाएगा अच्छा, और उस वक्त तक जेल में रखा जाएगा जब तक पेमेंट ना दी जाए। दैट्स गुड। यानी कि अगर आपको जो है जज ये आपके लिए फैसला करता है कि आपने अपने बच्चे का जो राइट बनता है वो नहीं दिया इतने सालों तक, अगर वो आगे से मासूम बनता है, इनोसेंट बनता है फजूल में, और कहता है देखिए मेरे पास, मैं तो 2 हथड़ हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे दूं? तो फिर उनके पास दूसरा भी सब्स्टिट्यूट मौजूद है, और वो हैं, छितर तो लगेंगे नहीं लेकिन आपको काफ़ी जो टाइम है स्पेंड करना पड़ेगा जेल के अंदर, यानी कि आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप या तो पैसे दें या तो फिर आप सजा भुगतें। ये बहुत जेल अच्छा में है। रहे, बिल्कुल जेल में रहे, बिल्कुल जब तक सही, पेमेंट नहीं बिल्कुल देंगे, सही। जब तक बच्चे का खर्चा नहीं, ये तो राइट है बच्चे का, बीवी का राइट है, वो जब तक नहीं जमा करेगा बाहर नहीं ये आएगा। तो पहले सोचना चाहिए था ना उनको कि भाई बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। की है और ये मुझे ये तो शुरू में उनको बता दिया होगा कि आपने, ये तो उस औरत ने अगर नहीं मांगा तो आपको क्या देना नहीं था, यानी कि आप उसको जलील करना चाहते, वो बार बार नॉक करे आपको आके जी मेरे बच्चे का दें, उसने अपनी जिम्मेदारी ली, बच्चे को पाला पोसा, और अभी भी वो उसके जहन में यही है कि छोड़ो दफा करो और ये वो, लेकिन एक सोचा जाए कि इस बच्चे का राइट था जो आपने दुनिया में एक बच्चे को लाए हैं, तो क्या मतलब है कि उसको ऐसे फेंक दिया? और बिल्कुल, और यकीन करें ये चीज मैंने देखा बाहर मुल्क में स्ट्रिक्ट लॉ है और हमारे मुल्क में हमारे नहीं मुल्क है। में क्यों? लॉ मौजूद है, हम लोग अदालत की तरफ जाते नहीं, नहीं एक खौफ है हमारे, या तो प्रॉपर वकील नहीं करते लोग, ओके, या प्रॉपरली केस नहीं करते। ठीक है, अगर कोई केस किया भी तो उनके साथ कहीं ना कहीं जो मोहल्ले के जो क्या कहते हैं एजेंट पकड़ लिए, ओह, कोई ना कोई ऐसा क्या कहते हैं जो चीटर होता है नीम वो मिल हकीम- गया, नीम हकीम पकड़ ना लिया। वो पकड़ लिया, वो आगे वकील साहब के पास गया, उसने कोई और बात की। ओके। आप लोग जितने भी अल्लाह करे ऐसा हो ही ना, अल्लाह ना करे। अगर किसी के साथ है आप जाएं, वकील साहब से मिलें, मशवरा करें, वकील साहब के पास बैठें, कानून को समझें, उसके बाद अपना केस फाइल करें। ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशली बच्चियों के केसेस में अदालतें कोई टाइम नहीं लगाती, 2-3 महीने में फैसला दे देती हैं। बेहतरीन। और रेंट के ज्यादा- केसों में जो रेंट पे लोग मकान ले लेते खाली नहीं करते, वो 3 महीने में अदालत फैसला कर देती है। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, लोग डरे हुए, पता क्या, लोगों के ना आपके ये बिक जाएगा तो वो हो जाएगा। अब एक प्रोसीजर है, लेकिन आप
अगर आप राइट पर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली नहीं, आप लड़ें। बिल्कुल नहीं। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप वकील साहब के पास जाएं, That's good, that's good. आप फीस तय करें वकील साहब पहले से कि अगर पहले बात कर लेंगे वकील साहब हमने आपको ये 50,000 फीस देनी बिल्कुल है, सही, तो वकील उस 50 से आगे नहीं जाएगा, बेहतरीन, उसने वो अपनी फीस लेनी है और आपका केस आपको करके दे देना है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी नॉलेज कम होने की वजह से अवाम की वो नुकसान उठाते हैं और प्रॉपर वकील नहीं करते और प्रॉपर मशवरा नहीं करते, जो उनके सामने और लोग होते हैं उनके मशवरे पे चलने की वजह से नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माशाल्लाह मैं कहूँगी मुनसिफ साहब ने बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ जो गुफ्तगू इस वक्त चल रही है। और नाज़रीन अगर देखें ये जो केसेस की बात है, हमारे दिमाग में जो ये खौफ जो है ना आपको मज़ीद गलती में मुब्तला कर देता है। जी। बाखुदा आप अच्छे खासा आप राइट वे पे खड़े होते हैं, लेकिन आपकी ये कॉन्फिडेंस लैक होने से या अवेयरनेस ना होने से आप गलत हाथों में चले जाते हो और आपके हाथ से वो चीज़ भी निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन राइट वे हमारे लिए देखिए कानूनी रास्ता जो है वो हमारे लिए बड़े अच्छे तरीके से बना हुआ है और खुली हुई है। कोई अल्लाह न करे कि भाई इन लॉयर से मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत ईजीएस्ट है। लेकिन आप उस डोमेन का नॉक तो करें, उस जगह पे जाके आप अपनी बात तो डिलीवर करें। अब पहले से क्या असर है, वो फिर जान साहब ने बहुत प्यारी बात की कि लोग नीम हकीम और ऐसे लोगों तक पहुंच जाते हैं जो उनको मिसगाइड करते हैं और अपने दो पैसे खड़े कर देते हैं और उसको और नुकसान पहुंचा देते हैं। और आप सही डोमेन का प्लीज प्रॉपर तरीके से अगर आप राइट वे पे हैं और आप पहले जो अच्छा कुछ लोग क्या पुलिस से पहले भी अदालत से रुजू कर सकते हैं, ये भी बताएं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप थाने जाते हैं, बहुत से लोग आजकल मतलब थाने गए तो थाने में उनकी FIR नहीं कटती, ठीक है, तो एक एप्लीकेशन वो लोग थाने दे देते हैं, ठीक है, या SSP को दे देते हैं, यानी कि एक लॉयर वहां पर एप्लीकेशन पुटअप करवा देता है। नो, फिर मतलब किसी भी शख्स के साथ कोई ज्यादती होती है, ठीक है, वो खुद हाथ से दरखास्त लेके कि मेरे साथ आज ये फलां शख्स ने ज्यादती की है, वो एप्लीकेशन आप थाने दे दें, ठीक है, और एक SSP को दे दें। ओके, आपकी 2 दिन में अगर सुनवाई नहीं होती है, SHO कोई एक्ट नहीं करता, हाँ, तो आप सीधे कोर्ट जाएं, ठीक है, और बड़ी सैंपल सी एक रेट बनती है, यही एप्लीकेशन की रेट बनाएं, या कोई एक वकील हायर कर लें। तो आप अदालत से कहें कि हमारी ये जो है ना थाने गए थे, हमारी 22A हम कहते हैं, उसमें CRPC में एक सेक्शन है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि जनाब SHO को बुलाती है कि इस शख्स की स्टेटमेंट लें ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ एक्शन किया जाए। बेहतरीन हो गया। तो वो एक्शन शुरू हो जाता है और अदालत उसके ऊपर निगरानी रखती है, देखती है कि आया पुलिस की ज्यादती तो नहीं कर रही किसी के बिल्कुल साथ। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इस तरह लोगों को रिलीफ मिलता है। बेहतरीन, यानी कि बेहतरीन प्रोसीजर ये है कि देन कंप्लेन करें आप, आपको कोई बार बार परेशान करे, और अगर चलें उस सामने वाले ने भी करी देन फेस करें आप उसको प्रॉपर तरीके से। और अदालत इज द बेस्ट, आप वहाँ जाएं और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप राइट वे पे हैं तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन फैसला होगा। आप अपने सबूत पेश करें, सबूत की बिना पर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑफ कोर्स। अच्छा यहाँ पर आए जरा सा, अब ये लास्ट क्वेश्चन भी है और मेरे ख्याल में उस पर डिटेल में आपने बताना है। जो 2 नंबर कागज बनाते हैं एक ही प्रॉपर्टी के, एक बंदे के पास बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं 35 साल पुराने, और एक बंदे ने पास जो अभी बनाए हैं डॉक्यूमेंट्स, एंड देन कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं है, वो किसने बेची उसने बेची, लेकिन उस डॉक्यूमेंट पे उस बंदे का नाम नहीं है जो किसी ने एग्रीमेंट की है, और वो देन फिर भी इतना कॉन्फिडेंट कह रहा है कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी जो है मैंने जो है डॉक्यूमेंट बना ली है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं देखिए, एक इंसानियत है, एक ईमानदारी है, एक बंदे को एक सैलरी मिलती है लाखों रुपए, सही है, और वो किसी की ओरिजिनल प्रॉपर्टी को 2 नंबर करने के लिए कोई और डॉक्यूमेंट बना के हाँ, लेकिन इस सोसाइटियों में ऐसा बहुत है, ठीक है, बेताशी सोसाइटियां, एक फाइल दी दूसरी बना के दे दी। ठीक है, जब आदमी जो ओरिजिनल अलॉटी है हाँ, या ओरिजिनल लीजी है, जिसके नाम लीज होल्ड है, जी जी वो जब अदालत जाता है जी, तो अदालत उस वक्त डिपार्टमेंट को बुलाती है कि भाई बेसिक डॉक्यूमेंट लेके आओ। ओ अच्छा, ये मेन डॉक्यूमेंट रिलायबल जो फर्स्ट जैसे आपका, वो बनते कहाँ हैं और वो होते कहाँ हैं? वो मैं बताऊं कि जैसे केडीए ने एक प्लाट आपको अलॉट कर दिया, ठीक है, ठीक है, अब अलॉट करने के बाद वो अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट्स चेंज नहीं होता, वो कहाँ पर होता है? केडीए में, केडीए में होता ओके, है। डन तो उससे आगे प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर होगी कहीं ना कहीं तो तो प्रॉपर होगा, रसीद वो होगी, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक जब है। आप केडीए का कोई कोर्ट रिकॉर्ड मंगाती है हाँ,
उस वक्त पकड़ा जाता है असली कौन है और नकली कौन वाह, है। तौर पे लोग ठीक बैठ है। जाते हैं, ओए होए होए लेकिन होए। जो लोग प्रॉपर लॉ में, कानून में जाके, जी। कोर्ट में जाके अपना केस लड़ते हैं, तो स्टैंड वही करता है जो ओरिजिनल होता है। ग्रेट हो गया, बस सर बहुत मजा आया। यकीन करें मेरी इन्फॉर्मेशन में बहुत इजाफा हुआ है। बहुत सारे 2 नंबर लोग हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो डरे हुए भी बहुत हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उनका बिहेव क्या है। वो अपने डॉक्यूमेंट ऐसे यूं छुपा छुपा के रख रहे हैं, और जब हम लोग कंप्यूटर में या कहीं पता करते हैं तो वहाँ उनका कोई नाम नहीं कुछ भी होता, नहीं होता, क्योंकि वो 2 नंबर है तो फिर वो है। लेट्स सी, मैं कोशिश की हम लोगों ने आज। मैं चाहूँगी कि आप एक और सेशन हमारे साथ करें इंशाल्लाह। एक नेक्स्ट वीक में, तो हम इंशाल्लाह। इसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं कोई और टॉपिक पे जो हमारी नॉलेज जहाँ कम हो, लैक ऑफ नॉलेज, जो हमारे नाजरीन तक भी पहुंचे। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, तो मैं चाहूँगी एक और आपके साथ इंशाल्लाह, हो जाए टॉपिक। इंशाल्लाह, ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। ये नाज़रीन, आप उनको कोई मैसेज देना चाहे, लास्ट मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि देखें जी, 2-3 चीजें जी डिटेल में बताएं। कभी आप ये ना कहें कि मैं मुसलमान हूं और मुझे मौलवी साहब बताएगा कि मैंने क्या करना है। ये आप पे फर्ज है, मुझ पे फर्ज है, मेरे बच्चों पे फर्ज है कि मैं पूरा इस्लाम को समझूं और उस पे अमल करूं। इसी तरह पाकिस्तान के लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको हमें खुद देखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमें ये पता है चलान हमारा किस जगह पे होना है, हमें पता है कि गाड़ी हमने कहाँ स्टॉप करनी है। तो इस तरह हमें अपनी प्रॉपर्टी, अपने राइट्स का भी पता होना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। और ये जो आम लोग घूम रहे होते हैं, सबसे मशवरा ना करें, उसी आदमी से मशवरा करें जो कानून को समझता है, जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है। जब आपको गलत गाइड किया जाता है तो आप फिर सारी ज़िंदगी रुलते रहते हैं और तकलीफ़ में रहते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा रियली। मुझे मॉर्निंग शो करते हुए 3 साल हो गए माशाल्लाह इस माशाल्लाह, वीनस टेलीविजन माशाल्लाह। पे। और यकीन करें मैंने जब से ये लॉ का और ये सिस्टम कानून की बात से शुरू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉर्निंग शो में इस तरह के टॉपिक को और इस तरह के सेगमेंट्स में लेकर आने चाहिए जो हमारे नाजरीन की अवेयरनेस जो है बढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि इदारे हमारे लिए बने, हम टैक्स भी देते हैं, और बस सिर्फ हमारे अंदर एक खौफ होता है। अपने दिल से खौफ ख़त्म कर लें। कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, कहते हैं ना हम लोग वर्ड। तो जब अगर आप कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर आपने कोई 2 नंबरी की है या कोई आपके अंदर कोई किसी के साथ ज्यादती आपको पता हो रही है और हम कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत डरेंगे। लेकिन अगर आपको यकीन है कि मैं सही हूँ, फिर आप अल्लाह पे भरोसा करें कि आप जिस जगह जाएंगे इंशाल्लाह आपको फतह नसीब होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।